नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ म्यांमार के बारे में। म्यांमार जिसे पहले बर्मा भी कहा जाता था, इसका पूर्व ऐतिहासिक युग से आधुनिक युग तक का संपूर्ण इतिहास हम यहाँ पे जानेंगे और जानेंगे जब से मानव म्यांमार की धरती पर रहना शुरू हुआ उस दौर से आधुनिक युग तक म्यांमार की जर्नी कैसी रही है। चाहे वो प्री हिस्टोरिक एरा के कल्चर्स हों, चाहे उसके बाद एंशिएंट पीरियड के कुछ किंगडम्स हों, चाहे बड़े किंगडम और एम्पायर्स हों जिनकी वजह से म्यांमार को उसका जियोग्राफिकल शेप मिला, उसका यूनिफिकेशन हुआ। उसके बाद कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश रूल के अधीन म्यांमार कैसे आया और 1948 में जब इसे आज़ादी मिली तो उसके बाद इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का जो दौर रहा है वो कैसा रहा और कौन कौन से की इवेंट्स हुए जिसे हमें म्यांमार के इतिहास में पढ़ना जरूरी है और उन्हें समझना जरूरी है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अब दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री की हमारी सीरीज का, जिसमें हम दुनिया भर के देशों का इतिहास जान रहे हैं, दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं और बड़े किंगडम और एम्पायर्स का इतिहास जान रहे हैं और जो वर्ल्ड हिस्ट्री के सिग्निफिकेंट की इवेंट्स हैं उनके बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वर्ल्ड वॉर के अलावा जो सिग्निफिकेंट वॉर्स हों उनके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ये जो सीरीज है ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगी ही, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। साथ ही अगर आप सिर्फ चीज़ों को जानने के लिए भी वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो ये सीरीज आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अभी हम रिसेंटली जिन वीडियोस पे फोकस कर रहे हैं वो हैं भारत के पड़ोसी देशों के इतिहास के ऊपर, जिसमें हमने सबसे पहले चाइना की सीरीज स्टार्ट करी थी और चाइना के बारे में हमने 30 से 35 वीडियोस बनाई, जिसमें आप सब कुछ जान पाएंगे चाइना के बारे में। चाइना का संपूर्ण इतिहास का एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप पूरा इतिहास एक वीडियो में भी जान सकेंगे और साथ ही अलग अलग वीडियोस में अलग अलग डायनेस्टीज और अलग सिग्निफिकेंट जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा करी। उसके बाद हमने नेपाल का इतिहास पढ़ा, भूटान का इतिहास पढ़ा, बांग्लादेश का इतिहास पढ़ा। बांग्लादेश का इतिहास हमने कहाँ से पढ़ा? सन 1947 से। सन 1947 से जब पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहां से साल 1971 में जब ये बांग्लादेश बना, उस दौर को पढ़ते हुए आधुनिक युग तक का इतिहास हमने बांग्लादेश का पढ़ा है। आने वाले वीडियोज में हम श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये मैप आप ध्यान से देख लीजिए, ये है इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका सही मैप। कई मैप्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे पाकिस्तान का पार्ट बता दिया जाएगा, कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा कि एक्साई चीन को चाइना का पार्ट बता दिया जाता है। लेकिन वो जो मैप्स हैं उनको आप सिर्फ इस पर्पज से ही देखिएगा कि हमें सिर्फ चीज़ों को जानना है, उन मैप्स को सही से आपको इग्नोर करना है क्योंकि उन मैप से कुछ त्रुटियां हैं। लेकिन ये जो मैप है ये सही मैप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। म्यांमार की राजधानी है मैंडले और यहाँ पे हम जानेंगे कि इसका ये फ्लैग है, इसका पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार, ठीक है। अब ये एशियन कंट्रीज का पार्ट है। एशियन कंट्रीज जो हैं वो 10 कंट्रीज का समूह है जिसमें म्यांमार भी एक देश है, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्यूनस आयर्स, ये सारे देश जो हैं एशियन कंट्रीज कहलाते हैं। इसमें से एक है म्यांमार, ईस्ट के देश हैं ये। इसकी राजधानी क्या है? अभी मैंने ये बोल दी, मैंडले बोल दी। इसकी राजधानी है नाइपीताओ, ये इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये इसकी राजधानी है। इसका टोटल क्षेत्रफल है 6,76,570 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी पॉपुलेशन अभी 2024 में तकरीबन 57.2 मिलियन है, 57.2 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बर्मीज लैंग्वेज बोली जाती है, ऑब्वियसली। चिन, काचिन, कारेन, क्यान, मोन, राखीन, शान, ये लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं और अलग अलग एथनिसिटी के लोग जो हैं ये लैंग्वेजेस बोलते हैं और इन एथनिक ग्रुप्स में बहुत सारे हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। बार बार मैं आपसे बातें करूंगा आगे जब वीडियो में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मोन डायनेस्टी, मोन किंगडम यानी मोन लैंग्वेज बोलने वाली एथनिसिटी के ग्रुप के लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। शान कॉन्फ्रेंटेशन के बारे में बात करूंगा, तो शान एथनिसिटी अलग है जो शान लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। रखाइन प्रोविंस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। जब रोहिंग्याज का क्राइसिस आया था, रोहिंग्याज को यहाँ पे प्रताड़ित करके जो यहाँ की मिलिट्री है म्यांमार की, उसने यहाँ से खदेड़ दिया था और 1 मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस हो गए थे। रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो बांग्लादेश की तरफ पलायन कर गए थे क्योंकि वहाँ पे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था।
तो वो जो रखाइन प्रोविंस है वहां पे थे ये रोहिंग्याज, वहां से इनको खदेड़ा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बार बार बात होगी। उसके अलावा यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल की है 63 ईयर और वीमेन की है 69 ईयर। एवरेज लाइफ स्पैन यहाँ पे इतना है, ये ध्यान रखिएगा। एज पर 2024 का डेटा है ये। तो ये चीज़ें तो बदलती रहती हैं, पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ती है या कम होती है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कभी ना कभी इधर उधर बदलती जाती है। अब यहाँ की एथनिसिटी और यहाँ की रिलीजियस पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2015 के हिसाब से पॉपुलेशन का बताया गया है कि 53.9 मिलियन पॉपुलेशन जब इसकी हुआ करती थी, तकरीबन 80% जो यहाँ के लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उसमें भी जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो थेरावेडा जो बुद्धिज्म का सेक्ट है उसे फॉलो करते हैं। उसके अलावा तकरीबन 9% क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, 7% मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। उसके अलावा चाइनीज रिलीजन और दूसरे अदर रिलीजन्स को भी फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। पिकॉक का सिंबल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है म्यांमार में, और आपको कई बार देखने को मिलेगा अलग अलग फ्लैग्स में। म्यांमार के इतिहास में अगर आप देखेंगे अलग अलग डायनेस्टीज के इतिहास को तो उसमें फ्लैग में ये नजर आएगा पिकॉक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बर्मा को, अब तो म्यांमार कहा जाता है लेकिन इसे जब पहले बर्मा कहा जाता था या म्यांमार भी कहें तो ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला हिस्सा इसे अपर बर्मा कहा जाता है, नीचे वाले को लोअर बर्मा कहा जाता है। इसे आप नॉर्दर्न बर्मा भी कह सकते हैं, इसे साउदर्न बर्मा भी कह सकते हैं। तो अपर या नॉर्दर्न एक ही बात है, लोअर और साउदर्न एक ही बात है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं वो देख लीजिए। इरावदी रिवर जो है इसके आसपास ही सबसे प्राचीनतम जो किंगडम थे, प्राचीनतम कल्चर थे, सिविलाइजेशन थे, वो यहीं पे राइज हुई, यहीं पे आके लोग बसे थे सबसे पहले। तो इरावदी रिवर के बारे में काफ़ी बार बात होगी। उसके अलावा ये क्षेत्रों को आप देख लीजिए बार बार कि कौन कौन से क्षेत्रों की यहाँ पे बार बार बात हो सकती है। तो ये नदी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके सेंटर से बहती है, नॉर्थ को साउथ से जोड़ती है। तो बर्मा प्रोफाइल के बारे में या म्यांमार प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। जो इसकी इतिहास को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे किंगडम, कॉलोनियलिज्म और मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चलेगा, स्ट्रगल के बारे में पता चलेगा। आज के समय अगर आप म्यांमार की स्थिति को देखें तो वहां पे मिलिट्री जुंटा का रूल है। मिलिट्री कू हुआ था 2021 में एक, जिसमें वहां की डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी जिसको चुना गया था उस गवर्नमेंट के खिलाफ एक तख्ता पलट हुआ, कू हुआ, मिलिट्री ने कंट्रोल हासिल कर लिया। और अब उस मिलिट्री और अलग अलग जो मिलिट्री के विरोध करने वाले लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं और जो वहाँ के सिविलियंस हैं, उनके बीच में सिविल वॉर चल रहा है। और आज के समय वहाँ पे पॉलिटिकल बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी हो रखी है। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल का जो दौर है ये आपको देखने को मिलता है म्यांमार के इतिहास में बहुत लंबे समय तक से। 1948 में ये देश आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, ब्रिटेन की कॉलोनी था उससे पहले। 19वीं शताब्दी में कॉलोनी बना, 21वीं शताब्दी में उसे 20वीं शताब्दी में उसे आज़ादी मिली। लेकिन उसके बाद भी यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहा। यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री कू हुए और उसकी वजह से ये जो देश है ये कभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाया। ये बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, चाइना, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश के साथ। ये मैं आपको अभी मैप में दिखा ही चुका हूँ, तो आप मैप में भी देख सकते हैं इसे कि इधर बांग्लादेश भी है, इधर इंडिया भी है, चाइना भी है, लाओस भी है, थाईलैंड भी है। इन देशों के साथ इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्टोरिकली म्यांमार जो है ये कई पावरफुल डायनेस्टीज का घर भी रहा है, जैसे पागन एम्पायर, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस भी लेके आऊँगा। उसके अलावा कम्बोंग डायनेस्टी, इसने रूल किया 18वीं और 19वीं शताब्दी में। इन्होंने इस देश का जो आज जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इन्हीं डायनेस्टीज ने इसे यूनिफाइड किया, जिसकी वजह से बर्मा जो है वो बर्मा बना, म्यांमार बना। 1885 में ये जो देश है ये ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था और 1948 तक ये ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। इसके दौरान कई सारी चीज़ें हुई, ब्रिटेन और इसके बीच में 3 लड़ाइयाँ भी हुई बर्मा के बीच में, तो जिन्हें एंग्लो बर्मी वॉर कहा जाता है, जिसी की वजह से 1885 में फाइनली ये ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। शुरुआत में ब्रिटेन ने इसे भारत का ही एक प्रोविंस बना दिया था। जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया का, या उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उसी का इसे पार्ट बना दिया था। लेकिन उसके बाद इसे सेपरेट कॉलोनी बनाया गया और उसके बाद साल 1948 में जनवरी 4 को इसे आज़ादी मिली, भारत की आज़ादी के तकरीबन 6 महीने बाद। लेकिन आज़ादी के बाद भी म्यांमार में बहुत सारे
इंटरनल स्ट्राइफ चले, कॉन्फ्लिक्ट चले, एथनिकल जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में कई सारे टेंशन्स चले। उसके बाद मिलिट्री डोमिनेंस भी चला और कई सारे तख्तापलट हुए, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि साल 1962 से लेके तकरीबन 2015 तक या 2011 तक कंटिन्यूसली मिलिट्री रूल रहा। फिर 2015 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, उसमें ऑंग सान सू की गवर्नमेंट बनी। ऑंग सान सू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉलिटिकल लीडर हैं म्यांमार की, जिनको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला, और ये यहाँ की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर रही, पावर में रही। इनकी पार्टी जो है नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी NLD जिसे कहा जाता है, वो पावर में आई। लेकिन उसके बाद साल 2021 में इनकी सरकार के खिलाफ एक मिलिट्री कू हो गया, तख्तापलट हो गया। तो वो जो डेमोक्रेटिक गेन्स थे उनको फिर से रिवर्स कर दिया गया और देश की स्थिति कंटिन्यूसली फिर से पिछले 4 साल से वापस सिविल वॉर जैसी है। तो यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। तो ये मैंने आपको एक म्यांमार की प्रोफाइल के बारे में बता दिया। अब हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा इसका टाइमलाइन भी जान लेते हैं कि समय रेखा में क्या कुछ कब कब हुआ। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, जिसे पूर्व ऐतिहासिक युग कहा जाता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, इतिहास के बारे में हमें लिखित में कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और जो भी वहां पे खुदाई के एलिमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे इंस्क्रिप्शंस हो, चाहे वो रूइंस हो, चाहे वो मटेरियल रिमेन्स हो, उनके माध्यम से इतिहास का आकलन करते हैं। उस दौर को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। और म्यांमार के इतिहास में 11,000 BCE से 200 BCE का जो दौर है उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। फिर प्यू सिटी स्टेट्स का दौर आता है, जो अलग अलग छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, छोटे छोटे किंगडम थे, जिन्होंने 200 BC से 1050 CE तक रूल किया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम भी थे। तो ये जो सिटी स्टेट्स का जो दौर था, जो 1000 सालों तक तकरीबन चला है, ये भी इंपॉर्टेंट एरा था। उसके बाद मोन किंगडम, यानी मोन भाषा बोलने वाली एथनिकल ग्रुप के जो किंगडम्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अराकियन किंगडम्स होते हैं, अराकाइन जो रीजन है वो ये वाला जो क्षेत्र है, इनके बारे में। पगान किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, पगान या बैगान किंगडम जिसे कहा जाता है। फिर अपर बर्मा में वाला जो पार्ट है, यहाँ के बारे में हम इतिहास में जानेंगे। 1297 से लेके 1555 के बीच में कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया, ये डायनेस्टीज थी, ठीक है। इन डायनेस्टीज ने रूल किया, किंगडम ऑफ एवा, प्रोम किंगडम, हाथावाड़ी किंगडम, शान स्टेट्स, किंगडम ऑफ मारुलियू, ये सारे किंगडम जो हैं अलग अलग क्षेत्रों में रूल कर रहे थे। इनका समय काल अलग अलग है, कुछ का आपको कंटेम्प्रेरी पीरियड भी नजर आएगा कि भाई देखिए, आप देख रहे हैं कि 1297 से 1365 के बीच में इसने रूल किया, यहाँ पे इसने भी रूल किया 1365 तक। फिर किंगडम ऑफ एवा जो है उसने इनके बाद रूल किया, और उसके पीरियड में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हाथावाड़ी किंगडम भी चल रहा है और यहाँ पे शान स्टेट्स भी चल रहे हैं। तो ये सारे जो हैं अलग अलग क्षेत्रों के छोटे छोटे किंगडम थे, लेकिन उनको साथ साथ में सेपरेटली भी पढ़ेंगे। उनके बीच में आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट थे उनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद जो मेजर डायनेस्टी आती है वो है टांगलू डायनेस्टी, जिसने 1510 से 1752 के बीच में रूल किया, जिसके 2 फेजेस में हम देखते हैं इसे। एक तो 1510 से 1599 के जो बीच का दौर, यानी 1510 से 1599 के बीच में, और एक है इसका रिस्टोरेशन का दौर। बेसिकली इसमें एक फेज ऐसा है जिसमें यहाँ पे डिक्लाइन हो गया, और डिक्लाइन के बाद दूसरा फेज है जिसमें रिस्टोर किया गया इसे। फिर हाथावाड़ी का भी रिस्टोरेशन हुआ। हाथावाड़ी किंगडम जो था यहाँ पे, जो यहाँ पे एक बार 1539 में डिक्लाइन हो गया था, फिर 1550 में 1552 के बीच में आया, फिर 1740 से 1757 के बीच में हाथावाड़ी के किंगडम के बीच में एक रिस्टोरेशन हुआ। फिर कंबोज डायनेस्टी एक मेजर डायनेस्टी आई। ये एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिसने आज का जो म्यांमार आप देखते हैं उसकी जियोग्राफी को उस तरीके का स्वरूप दिया। तो ये वो टांगलू डायनेस्टी और ये जो कंबोज डायनेस्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी म्यांमार के इतिहास की। फिर कॉलोनियल पीरियड आ जाता है, इसमें 3 इनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, एंग्लो बर्मी वॉर होते हैं, फिर रेजिस्टेंट मूवमेंट होते हैं, फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट होते हैं इसमें। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आता है, तो जापान ने भी इसको इन्वेड किया था, जापान ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया था। आपको पता होगा कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जापान और ब्रिटेन तो एक दूसरे के आमने सामने थे। तो जापान ने ब्रिटेन की कॉलोनीज को जब टारगेट किया तो बर्मा को भी टारगेट किया था। उसका टारगेट था इंडिया तक को कंट्रोल करना, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। फिर मॉडर्न पीरियड आया। मॉडर्न पीरियड में आप देखते हैं कि 1948 में आज़ादी मिली, और उसके बाद प्रेजेंट तक की जो सिचुएशन है उसमें अलग अलग गवर्नमेंट्स बनी, अलग अलग लोगों की जो मिलिट्री कू हुए,
उनकी डिक्टेटरशिप आई, फिर मिलिट्री जुंटा ने यहाँ पे रूल किए, फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए 2011 से 15 के बीच में, और फिर अभी जो है एसएससी जुंटा जो है, अभी का जो मिलिट्री रूल है वो चल ही रहा है 2021 से प्रेजेंट सिचुएशन ये चल रही है। अब हम बात करते हैं इसकी अर्ली हिस्ट्री तक। यहाँ तक हमने इसके बारे में क्या जाना, इसका ब्रीफ ओवरव्यू जाना, अब हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो होमो इरेक्टस, आपको पता है कि ह्यूमन की कई सारी स्पीसीज रही हैं। आज का जो मॉडर्न ह्यूमन है उसे होमो सेपियन सेपियन कहा जाता है, पता होगा आपको ये बात। और वो कई स्टेजेस के माध्यम से आज तक जो है उसने क्या किया है, अपना इवोल्यूशन किया है। तो इसमें एक इसकी 20 की प्रजाति थी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है वो बर्मा में तकरीबन 7.5 लाख सालों पहले से आया था, ऐसा आकलन है। कि देखिए ये तो ग्लोबल जर्नी है ह्यूमन की, और ये जो मॉडर्न ह्यूमन है होमोसेपियन, उसका मैप है जो ये बताता है कि होमोसेपियन का राइज यहाँ से हुआ, और फिर वो अलग अलग क्षेत्रों में जब विस्तरित हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में उसने जर्नी ट्रेवल किया, तो उसका माइग्रेशन कैसे हुआ ये आपको पता चल रहा है कि 2 लाख साल पहले से, और फिर 70,000 साल पहले ये इंडिया में आया, और फिर यहाँ से बर्मा में भी गया, इधर से आपको पता चल रहा है कि रशिया में भी गया, इधर भी गया, अमेरिकाज में भी गया, इन सभी क्षेत्रों में गया। तो आपको ये भी नजर आ रहा है कि होमो इरेक्टस तो यहाँ पे पहले से था, होमो इरेक्टस था। और ये जो ट्रेवल मैप है, ये रेड कलर वाला है, ये रेड कलर होमो सेपियंस का मैप है। तो बेसिकली ये है कि होमो सेपियंस से भी पहले यहाँ पे होमो इरेक्टस के होने की बात थी, कि 7.5 लाख साल पहले से होमो इरेक्टस यहाँ पे आ चुका था। लेकिन होमो इरेक्टस का इतिहास हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजी का विषय हो जाता है। इतिहास में हम होमो सेपियन का इतिहास ही पढ़ते हैं। होमो सेपियन के बारे में हमें पता चलता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से कि तकरीबन आज से 25,000 साल पहले से होमो सेपियन जो है वो बर्मा की धरती पे आके रहना शुरू हो चुका था। और शुरुआती समय में होमो सेपियन भी आपको पता है घुमक्कड़ था, एक जगह सेटल नहीं होता था, और ज्यादा कुछ उसके बारे में जानने को था नहीं। उसकी जिंदगी भी जो है वो थोड़ी एनिमल तरीके की थी, किसके जैसी थी आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ शिकार करता था, और उसकी जिंदगी में जानने के लिए कुछ था नहीं, कल्चर में नहीं रहता था, फैमिली में नहीं रहता था। जब कल्चर में रहना शुरू हुआ, वो जो दौर है वो तकरीबन 11,000 BCE का जो दौर है, 11,000 BCE के दौर से हम जानना जब चाहते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे बर्मा में कुछ कल्चर थे। इरावाड़ी रिवर के आसपास के क्षेत्रों में ये कल्चर जो है ये डेवलप होना शुरू हो गए थे। और ये जो दौर था अर्ली पीरियड, जिसके बारे में लिखित में हमें प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो भी यहाँ के क्षेत्र हैं, जो अर्ली सेटलमेंट्स थे, वहाँ पे इरावाड़ी रिवर के आसपास की प्रोक्सिमिटी में लोग रहते थे, ठीक है। जिसे म्यांमार की स्टोन एज के बारे में हम पढ़ते हैं, और म्यांमार की स्टोन एज यानी लिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, फिर मेजोलिथिक पीरियड, फिर नियोलिथिक पीरियड, फिर चालकोलिथिक पीरियड, फिर आयरन एज, यही तो स्ट्रक्चर होता है हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो जो इसकी स्टोन एज है उसे एनालिथियन पीरियड कहा जाता है, एनाथियन पीरियड कहा जाता है म्यांमार की भाषा में, ठीक है। अब इस दौर में क्या हो रहा था कि जो इंसान है वो किस तरह से रहता था, घुमक्कड़ था, स्टोन के टूल्स इस्तेमाल करता था, वही जो चीज़ें बाकी दुनिया में हो रही थी उस दौर में, पैलियोलिथिक पीरियड में, वही चीज़ें यहाँ पे हुई। उसने भी आग का आविष्कार किया, उसने भी पत्थर से पत्थर भिड़ा के आग जलाई सबसे पहले, उसने भी एग्रीकल्चर बाद में करना शुरू किया, उसने भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का शुरू किया। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, ये दुनिया भर में सब जगह होता है। नियोलिथिक पीरियड जब आया 10,000 साल BC से 6,000 BC के बीच का जो दौर है, जिस दौर में फार्मिंग शुरू हुई, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हुआ, इसके भी एविडेंस पता चलते हैं। कुछ केव्स से हमें ये पता चलता है, जो यहाँ की जैसे थुंगई केव है बर्मा की या म्यांमार की, वहाँ से हमें पता चलता है कि तकरीबन इस दौर में एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था, फार्मिंग शुरू कर दी थी। फिर 1500 BC का जो दौर है, ये वो दौर है जिसे आप ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज या चालकोलिथिक पीरियड कहा जाता है, जिसमें आपको कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आते हैं। इस दौर में इन्होंने राइस को ग्रो करना शुरू कर दिया था, चावल की खेती शुरू कर दी थी। एनिमल्स जैसे चिकन और पिग जैसे एनिमल जो हैं उनको डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं उनका डोमेस्टिकेशन अलग जगहों पे अलग अलग हुआ। कहीं पे हॉर्स का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले हुआ, कहीं पे
गाय का डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है, कहीं पे चिकन का, कहीं पे पिग का। तो यहाँ पे पता चलता है कि चिकन और पिग का डोमेस्टिकेशन ये लोग इस दौर में करते थे 1500 बीसी के आसपास। फिर 500 बीसी के आसपास का जो दौर है, जो कि आयरन एज शुरू हो जाती है। यहाँ पे आयरन के जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं यहाँ की कम्युनिटीज। और मैंडले का जो क्षेत्र है आज के समय, वहाँ पे पता चलता है कि ब्रॉन्ज डेकोरेटेड कॉफिन्स कुछ मिले हैं, कुछ ब्यूरियल साइट्स मिली हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ टूल्स जो मिले उन ब्यूरियल साइट्स में वो आयरन के थे। तो आयरन मेटल इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था 500 बीसी में। फिर समोई वैली के आसपास 500 बीसी से 200 बीसी के बीच में राइस ग्रोविंग सेटलमेंट्स रहे हैं, जो चाइना के साथ ट्रेडिंग होती थी उसकी, चाइना के साथ राइस की ट्रेडिंग इन लोगों की होती थी। ये भी अवशेष में मिलते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इंडिया से इन्फ्लुएंस होने की वजह से इनकी जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस हैं, लोगों को मरने के बाद दफनाने की जो क्रियाक्रम की जो इनकी जो परंपराएं थी वो बदली हैं। और जिसमें हमें पता चलता है कि जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चा मर जाता है, उसके ब्यूरियल जार्स जो हैं वो मिले हैं। अलग अलग सोशल स्टेटस पता चलता है उनसे, उनका कि कौन अमीर था, कौन गरीब था, किस तरीके के उनके ब्यूरियल सिस्टम थे, उस हिसाब से चीज़ें पता चलती हैं। ये तो अर्ली हिस्ट्री हो गई। अब बात करते हैं प्यूर सिटी स्टेट की। अब आप ये कहेंगे जब इंडिया की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हर एक कल्चर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या मिला, किस तरीके की तस्वीरें वो। अब हम हर एक देश का इतिहास जब पढ़ेंगे तो इतना डिटेल में नहीं जा सकते, वरना तो ये वीडियो कंप्लीट ही नहीं होगा, 15 घंटे में ही कंप्लीट नहीं होगा। मैं चाहता हूँ ये वीडियो कम से कम 1.5 घंटे में तो हो जाए, और वो नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना डीप में जा पाए उतना डिटेल में हम इसको डिस्कस कर पाए, समझ पाए। प्यू सिटी स्टेट जो है, ये प्यू लोग जो थे ये म्यांमार में आए थे तकरीबन 2nd सेंचुरी बीसीई में। और ये चाइना का जो युआन प्रोविंस है आज के समय का, ये देखो यहाँ से होते हुए लोग आए थे। ये किन्हाई जो लेक है, इसे किन्हाई लेक ही बोलेंगे शायद चाइनीज प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। यहाँ से लोग जो हैं, जो सिल्क रूट था उसके माध्यम से युआन प्रोविंस से होते हुए बर्मा में आए थे। तो पुराना जो सिल्क रूट था, जो कि आपको नजर आ रहा है, जिसमें सिल्क का ट्रेड होता था यूरोप के साथ चाइना से, इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। तो इसके जो रास्ते थे वो अलग अलग थे, तो उसमें एक ही रास्ता ये भी था। तो इस रास्ते के माध्यम से होते हुए ये लोग जो हैं, ये युआन प्रोविंस के रास्ते होते हुए कहाँ पे आ गए, म्यांमार में आ गए, यानी बर्मा में आ गए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आके अपने छोटे छोटे सिटी स्टेट्स बसाए। ओरिजिनल होमलैंड तो इनका कहाँ था, किन्हाई था, लेकिन बाद में ये लोग यहाँ पे आके सेटल हो गए। पहले के समय पे तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही थे। आप अगर अपने घर वालों से ही पूछेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हों, जिनकी खुद की जमीनें हों, उनसे भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा 4 पीढ़ियों पहले लोग वहाँ पे आके बसे हैं, कई 5 पीढ़ी पहले आके बसे हैं। अलग अलग जगहों पे, दूसरी जगहों पे लोग क्या होते थे, सेटल होते थे। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, उस दौर में तो ये सब चीज़ें सामान्य तौर पे होती थी। यहाँ पे कई सिटी स्टेट्स बने और तकरीबन 18 सिटी स्टेट्स थे इस दौरान, चाइनीज टेक्स्ट में ऐसा पता चलता है। तो ये मेजर प्योर स्टेट्स जो थे, इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट था श्री क्षेत्र। ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपकी जो रिवर है, मैंने आपको बताया था कौन सी रिवर, इरावाड़ी रिवर जो है, इसके आसपास के क्षेत्रों में ही ये लोग आके सेटल हो गए और इन्होंने अपने छोटे छोटे सिटी स्टेट्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, फिर प्यू लोग जो हैं, ये सबसे प्राचीन इनहेबिटेंट हैं म्यांमार के, जिनके बारे में हमें रिकॉर्ड मिलते हैं, लिखित में कोई प्रमाण मिलता है। उससे पहले लोग यहाँ पे रहे, कल्चर में रहे, लेकिन उनके बारे में हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। उनके बारे में सिर्फ हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, प्यू पहले लोग थे जिनके बारे में हमें पता चलता है। चाइना के कई रिकॉर्ड्स में इनके बारे में पता चलता है। साथ ही पता चलता है कि इन लोगों का ट्रेड हुआ करता था इंडिया और चाइना के साथ। इन्हीं लोगों की वजह से म्यांमार में बुद्धिज्म जो है वो लाया गया। बुद्धिज्म का जो ऑब्वियसली स्प्रेड मैप है, आपको मैं बता देता हूँ बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ थ्रू आउट द एशिया। तो बुद्धिज्म का केंद्र कहाँ था, भारत और नेपाल। गौतम बुद्धा का जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन उनको निर्वाण जो है वो इंडिया में मिला। उसके बाद उन्होंने सारनाथ, जो आज के समय उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे उन्होंने अपने पहले सरमण दिए। और उसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है बुद्धिज्म की, इंडिया नेपाल में। और उसके बाद इसका एक्सपांशन होता है, इसका स्प्रेड होता है। स्पेशली सबसे पहले इसके स्प्रेड का सबसे बड़ा रीजन कौन था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने इसको काफ़ी अपने साम्राज्य में फैलाया, प्रचार किया इसका। उसके बाद चाइना के कई पिलग्रिम्स भारत में आए
और उन्होंने भी बुद्धिज्म को अपने साथ, बुद्धिज्म की टीचिंग्स को लेके गए। लेकिन बाद में बुद्धिज्म के कई अलग अलग सेक्ट बन गए, जैसे महायान, थेरावेदा, वज्रयान। तो जिसमें ये थेरावेदा वाला जो ब्रांच है ये आपको देखने को मिलती है लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर, इन क्षेत्रों में, जो एशियन कंट्रीज वाले क्षेत्र हैं, यहीं पे आपको ये थेरावेदा बुद्धिज्म ज़्यादा फॉलो किया जाता नजर आएगा। ये म्यांमार में पहुंचा इसी दौर में। ये जो प्योर सिटी स्टेट का जो दौर था, इस समय साउथ इंडिया के क्षेत्रों से ये पहुंचा था यहाँ पे। और आप देखते हैं कि 4th सेंचुरी एडी आते आते यहाँ पे इरावदी वैली के आसपास के जो ज्यादातर लोग हैं वो सब लोग जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो चुके थे, और थेरावेदा बुद्धिज्म को ये लोग अच्छे से फॉलो कर रहे थे। थेरावेदा बुद्धिज्म जो है वो ओरिजिनल बुद्धिज्म ही है, प्राचीन जो बुद्धिज्म है। थेरावेदा का मतलब ही होता है टीचिंग ऑफ एल्डर्स। जो गौतम बुद्धा के समय ओरिजिनल बुद्धिज्म था वो था ये थेरावेदा बुद्धिज्म, ठीक है, उसको कहा जाता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट प्योर सिटी स्टेट वॉज श्री क्षेत्र। मैंने अभी आपको मैप में बताया भी था, श्री क्षेत्र जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट था। जैसे हम महाजनपद पीरियड पढ़ते हैं इंडिया में, तो महाजनपदों में मगध सबसे इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये श्री क्षेत्र जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट था और सबसे पावरफुल था। साउथ ईस्ट और मॉडर्न डे प्राय के आसपास था ये। और 638 CE आते आते जो प्यू ऑफ श्री क्षेत्र है उसने एक कैलेंडर भी लॉन्च किया था, उसका अपना कैलेंडर निकला जो आगे चल के बर्मी कैलेंडर बना। उसके बाद 8वीं शताब्दी आते आते पता चलता है कि यहाँ पे तकरीबन 18 प्यू सिटी स्टेट थे, और इनके बारे में चाइनीज रिकॉर्ड्स मिलते हैं। और चाइनीज रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि ये जो प्यू लोग थे ये पीसफुल कम्युनिटी थी जिनको वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये बुद्धिज्म को प्रैक्टिसेस करने वाले लोग थे। इवन ये लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, सिल्क कॉटन पहनते थे, रियल सिल्क नहीं पहनते थे, क्योंकि रियल सिल्क को बनाने के लिए सिल्क वॉर्म्स को मारना पड़ता है, और सिल्क वॉर्म्स को मारना ये हिंसा समझते थे, और इस तरीके की हिंसा भी इनको पसंद नहीं थी। कीड़े मारना भी इनको, जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनको भी मारना ये अवॉइड करते थे। तो इस तरीके की पीसफुल कम्युनिटी ये लोग थे, ठीक है। फिर प्यू सिविलाइजेशन के दौर में आप देखते हैं कि तकरीबन 1000 सालों तक ये सिविलाइजेशन चली, और उसके बाद इसका डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन होने का कारण था नार्जो किंगडम के कंटिन्यूअस इन्वेजन इनके ऊपर 9th सेंचुरी में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्यू सिटी स्टेट था, यहाँ पे नार्जो किंगडम था एक, और इस नार्जो किंगडम ने बार बार इनके ऊपर इन्वेजन किए, जिसकी वजह से जो प्यू सिटी स्टेट थे वो तो पीसफुल कम्युनिटी थी, वो वॉर रेडी कभी थे नहीं, और नार्जो के जो लोग थे वो बहुत बेहतरीन घुड़सवार सेना के लिए जाने जाते थे। इन नार्जो के बारे में हमने तभी भी पढ़ा था जब चाइनीज डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, और नार्जो लोगों की घुड़सवारी की बात हुई थी वहां पे। तो इन नार्जो किंगडम के लोगों ने प्यू सिटी स्टेट्स को जाके क्या कर दिया, सैक कर लिया, और इनकी जो मेजर प्यू सिटी स्टेट्स थे उनको कंट्रोल में कर लिया, और कई लोगों को तो प्रिजनर बना लिया। 832 CE में ऐसा मेंशन मिलता है चाइनीज रिकॉर्ड्स में कि इनको बंधक बना लिया था ज्यादातर लोगों को, और यहाँ पे जाके इन्होंने कब्जा कर लिया। ये चीज थे। तो युआन प्रोविंस के क्षेत्र से ही ये लोग इधर से आए थे, और फिर नार्जो लोग जो है वो भी इधर से ही आके इन लोगों को बंधक बना लिया, इनको कंट्रोल कर लिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है कि प्यू लोग जो थे, ये बमार जो बर्मन लोग जो थे, जिन्होंने आगे चल के पैगन किंगडम बनाया था 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बाद में, तो इन लोगों ने, पहले तो इनके छोटे किंगडम थे बमान लोगों के, जिन्हें बर्मन कहा जाता है, बमार कहा जाता है, या पगान कहा जाता है। इन लोगों में ये अब्जॉर्ब हो गए, बेसिकली एक दूसरे के अंदर घुल मिल गए एक तरीके से। इनकी अंदर आप देखते हैं जैसे इंडिया में भी बहुत सारे फॉरेनर्स आए, कुषाण, हुण, ये सब लोग आए, और इंडियनाइजेशन हो गया ना उनका, उसी तरीके से ये लोग भी इनमें मिक्सअप हो गए। बाद में प्यू लैंग्वेज जो है वो 12वीं शताब्दी तक बोली जाती थी। फिर 13वीं शताब्दी आते आते प्यू लोगों की जो भाषा है वो भी बमार एथनिसिटी में मिक्स हो गई, और बमार ही बन गए एक तरीके से। बमर बोले या बमार बोले, इसे जो भी बोले आप, पगन बोले, ये एक ही बात है। तो ये लोग यहाँ पे इस तरीके से हो गए। तो प्यू सिटी स्टेट यहाँ था, जैसे किसने कैप्चर कर लिया, नार्जो की तरफ से आने वाले लोगों ने, और यहाँ पे नार्जो किंगडम अलग था, इसलिए ऐसा नहीं किया कि नार्जो किंगडम ही यहाँ पे बन गए। यहाँ पे जो लोग आए उन्होंने यहाँ पे आके अपने सेटलमेंट कर लिया, और इन लोगों को यहाँ से मार भगाया, और इनको बंधक बना लिया, इनको स्लेव बना लिया अपना एक तरीके से, क्योंकि इनके पास पावर थी, इनके पास बेहतर वेपन थे, और यहाँ पे आके ये अपने सेटलमेंट हो गए, और यहाँ पे आके ये अपने किंगडम बनाएंगे। और वो जो किंगडम बनेगा वो पैगन किंगडम बना, और पैगन किंगडम बना, और पैगन किंगडम की हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे पैगन किंगडम या बैगन किंगडम। ये इसका इतिहास शुरू होता है 849 से लेके 1297 तक, 9th सेंचुरी से
13 सेंचुरी के लगभग एंड पीरियड तक। तो ये बैगन एम्पायर था या पैगन एम्पायर था, नाम रखिएगा। पीगन एम्पायर भी बोलते हैं, बैगन एम्पायर भी से बोलते हैं। तो ये जो किंगडम ऑफ पैगन था, ये फर्स्ट बर्मी किंगडम कहलाता है, फर्स्ट बर्मीज किंगडम कहलाता है, जिसने आज का जो म्यांमार का जो क्षेत्र है उसके सारे क्षेत्रों को क्या किया था, यूनिफाइड किया था और मॉडर्न डे म्यांमार को एक जियोग्राफिकल स्वरूप दिया था। इसके अलग अलग नाम है, पैगन एम्पायर, बैगन डायनेस्टी, पैगन किंगडम, सब एक ही बात है। फर्स्ट बर्मी किंगडम भी सही कहा जाता है। इट रूल ओवर द इरावाडी वैली, इरावाडी रिवर के आसपास के वैली के क्षेत्र में इसने रूल किया और तकरीबन 250 सालों तक इसने रूल किया इस क्षेत्र में। और ड्यूरिंग दिस टाइम इट लेड द फाउंडेशन ऑफ राइज ऑफ बर्मीज लैंग्वेज एंड कल्चर, बर्मा का जो आज का लैंग्वेज और कल्चर है उसकी भी फाउंडेशन रखने में इसने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। बैमार एथनिसिटी को अपर बर्मा में, अपर म्यांमार में स्प्रेड किया। थेरावाड़ा बुद्धिज्म की ग्रोथ में भी इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये एक तरीके से ट्रू सेंस में म्यांमार की लिगेसी को शुरू करने वाला किंगडम था, जिसने म्यांमार को एक तरीके से एक अलग देश के तौर पे पहचान दी। जिस क्षेत्र में इसने रूल किया 250 सालों तक, वहां पे जिस तरीके का कल्चर रहा, जिस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा, लैंग्वेज रही, वो सब चीजें जो है वो उसे एक अलग बनाता था। वो बैगन किंगडम ने किया, वो पैगन किंगडम ने किया, एक ही बात है। 9th सेंचुरी में इसके अर्ली बैगन किंगडम की बात कर लेते हैं, शुरुआत से लेके फिर ये एम्पायर बना उस तक की सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो 9वीं शताब्दी में बर्मन लोग जो थे, जो कि नार्जो रेड्स के साथ आए थे। नार्जो लोगों ने जब रेड डाली, उनके साथ कौन आए थे, ये पैगन लोग आए थे। यहाँ से आए थे लोग, यहाँ पे आके ये सेटल हो गए और आके इनके बाद इन्होंने क्या किया, सम बर्मन जो है वो यहीं पे रुक गए, माइग्रेट कर गए, इरावाड़ी वैली में रहना शुरू कर दिया और यहाँ के जो पहले से छोटे किंगडम थे उनको तहस नहस कर दिया, उनका कंट्रोल अपने पास हासिल कर लिया, उनके लोगों को क्या कर दिया, बंधक बना लिया, उनको स्लेव बना लिया। ये चीजें हुई। 7वीं शताब्दी से ही ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन 9th सेंचुरी में ये चीजें ज्यादा होती हैं। फिर इन लोगों ने पैगन बनाया, पैगन नाम का एक सेटलमेंट बनाया और फोर्टिफिकेशन किया, उसका किला बना लिया और अपने क्षेत्र में रूल करने लग गए। कहाँ, इस इरावाड़ी वाले क्षेत्र में ही, इसी की वैली में इन्होंने किया, जिसे पैगन कहा जाता है। तो ये पैगन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे लोग रहना शुरू हुए। इसके जो फाउंडर थे पैगन किंगडम के, उनका नाम था एनावराथ। ये ट्रू फाउंडर थे जिन्होंने आगे चल के इस डायनेस्टी को मजबूत भी किया और एक तरीके से एक्सपांशन किया, किंगडम को एम्पायर बनाया। ये चीजें हुई। नार्जो के हेल्प से इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया, इसका एरिया को इसने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। अगले 200 सालों तक जो पैगन एम्पायर है वो एक्सपैंड करता गया और अनावरात जो है वो 1044 में 1044 में राजा बनते हैं और उनके समय आते आते साम्राज्य का विस्तार होना शुरू हुआ और पूरा साम्राज्य तकरीबन 200 माइल नॉर्थ से 80 माइल 200 माइल नॉर्थ से साउथ और 80 माइल ईस्ट से वेस्ट में एक्सपेंड हो जाता है। इतना बड़ा साम्राज्य इनका बन जाता है कि इधर से 200 माइल ये डिस्टेंस और ये तकरीबन कितनी है 80 माइल, तो 80 माइल की चौड़ाई इसकी बन जाती है। 30 सालों तक अनावरात जो हैं वो इस साम्राज्य के ऊपर रूल करते हैं और पैगन एम्पायर के फाउंडेटर के तौर पे उनको माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस साम्राज्य को सही मायनों में मजबूती दी थी। उसके बाद उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने भी 12वीं शताब्दी में क्या किया, इस साम्राज्य के इन्फ्लुएंस को बढ़ाया और मलय पेनिनसुला यानी कि आज का जो मलेशिया है वहां तक इसके इन्फ्लुएंस को वो लेके गए। सरवीन रिवर ईस्ट में और जो नॉर्दर्न अराकान और चिन हिल्स जो है वहां तक इन्होंने जो है अपने साम्राज्य की जो है इन्फ्लुएंस को बढ़ाया। फिर 12वीं शताब्दी में, अर्ली 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में पगन जो है वो एक मेजर साउथ ईस्ट एशियन पावर बन गया था, जिसे सोंग डायनेस्टी जो थी चाइना की वो भी रिकॉग्नाइज करती थी और इंडिया की जो चोला डायनेस्टी थी दक्षिण भारत की वो भी रिकॉग्नाइज करती थी। किसके साथ, खैमर एम्पायर के साथ साथ। खैमर एम्पायर भी एक इंपॉर्टेंट एम्पायर था, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो पैगन की भी एक महत्वता हो चुकी थी और पैगन एम्पायर के साथ बाकी उस दौर के जो एम्पायर हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। इधर सोंग चाइना नजर आ रहा है, इधर किंगडम ऑफ डेविड नजर आ रहा है, पैगन एम्पायर हो गया, सुकोताई हो गया, ये सारे किंगडम जो हैं इसको रिकॉग्नाइज करते थे। फिर एनावरात जो हैं उन्होंने ना केवल रूल करते समय अपने साम्राज्य का विस्तार किया, साथ ही साथ सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए। थेराविडा बुद्धिज्म के प्रचार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तटोट किंगडम को 1057 में उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया। साथ ही उन्होंने जो
बाकी रिलीजियस सेक्ट थे उनको चलने दिया, जैसे महायान बुद्धिज्म भी चलता रहा, हिंदुइज्म भी था उस समय यहाँ पे। आज के समय तो बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटी में है म्यांमार में हिंदुइज्म, लेकिन उस समय था। फिर एनिमिस्टिक रिलीजन जो पहले से यहाँ पे चल रहे थे उनका भी यहाँ पे चलता रहा, लेकिन थेरावादा बुद्धिज्म जो है वो स्पेशली अपर बर्मा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिलीजन बन गया और यहाँ पे ये ज़्यादातर यही चल रहा था। तो पैगन जो है यहाँ पे आपको नजर आता है, और म्यांमार में लगभग पूरे म्यांमार में उस समय पैगन एम्पायर का ही रूल हुआ करता था। पैगन इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाइड थी। ऑब्वियसली उस दौर में एग्रीकल्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था किसी भी साम्राज्य की इकोनॉमी के लिए, और एक्सटर्नल ट्रेड के लिए कोस्टल पोर्ट्स के ऊपर ये इनका होता था। यहाँ पे जो राइस था काफ़ी होता था, तो राइस की पैदावार होती थी तो उसको ये ट्रेड करते थे। साथ ही इन्होंने इनकी वेल्थ बढ़ी उस दौर में, तो वेल्थ बढ़ी तो इन्होंने तकरीबन 1000 नहीं 10,000 बुद्धिस्ट टेम्पल भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए, जिसमें से कुछ तो आज के समय भी एग्जिस्ट नजर आते हैं आपको, और बहुत ही सुंदर टेम्पल इन्होंने उस दौर में बनवाए। साथ में बर्मीज लैंग्वेज कल्चर जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग हो गया। इसने प्यू नॉर्म्स जो पुराने प्यू कल्चर था उसको रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे अब बर्मन लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई और वही स्टेट लैंग्वेज बन गई और पूरे देश में वही इम्पोर्टेंट रही। 13वीं शताब्दी आते आते किंगडम ऑफ बैगन जो है, ये पैगन किंगडम जो है ये डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। इसका कारण था कि ज़्यादातर इन्होंने क्या किया, ये राजा जो थे वो काफ़ी धर्मार्थी थे। इन्होंने काफ़ी लैंड को रिलीजियस अथॉरिटीज़ को दे दिया, मॉन्क्स को दे दिया कि आप इसकी देख रेख कीजिए और इसमें जो पैसा आता है वो अपनी मोनेस्ट्रीज बनाइए, अपने टेम्पल बनाइए, ये सब चीज़ें करिए। रिलीजियस किंग थे ये, तो ये सब चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में जो राजा थी उसकी एबिलिटी जो है, क्राउन की जो एबिलिटी है पावर को मेंटेन रखने की, वो कमज़ोर पड़ गई, जिसकी वजह से इंटरनल अनरेस्ट तो हुए ही, साथ ही साथ बाहरी आक्रमण भी हुए, जैसे मॉन्स ने, मंगोल्स ने और शांस ने इनके ऊपर अटैक किया। मंगोल्स तो आप जानते ही हैं, मंगोलियंस का अगर आप देखें 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी में प्रभाव तो कहाँ तक था। 1279 में 1279 में ये अगर आप मैप देखें कितना बड़ा साम्राज्य था मंगोलियंस का। यहाँ पे चंगेज खान और उसके वंशजों ने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया था उस दौर तक का। तो ये जो मंगोलियन एम्पायर था इसने बर्मा तक भी अटैक किए थे, भारत बच गया था, बाकी पूरे चाइना के ऊपर भी रूल किया था। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं यूरोप तक इनका कंट्रोल था। तो ये लोग क्या करते थे मंगोलियंस, ये कहीं पे जाके पहले तो कहते थे कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारे प्रति क्या रहोगे तुम, वफादार रहोगे, हमारा वैसाल स्टेट बन जाओ। कोई मना कर देता था तो उसके साम्राज्य को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते थे, शहरों को जला देते थे, लोगों को प्लंडर कर देते, शहरों को प्लंडर कर देते थे, लोगों को मसाकरे कर देते थे, मार देते थे, मारकाट मचा देते थे। तो इनसे सब डरते थे और ज्यादातर लोग इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि कुछ इन्होंने मंगोलियंस ने अटैक करवाए तो अपने वैसाल स्टेट यहाँ पर बनवा दिए, छोटे छोटे किंगडम बनवा दिए। उसका क्या हुआ उसकी बात करते हैं। तो शाम्स जो थे, शाम्स एक टाई एथनिक ग्रुप है, यानी आज के समय जो थाईलैंड है वहाँ के अंदर रहने वाले एथनिक ग्रुप्स जो हैं उसमें से एक शान है। यहाँ पे म्यांमार में भी ये लोग रहते थे उस दौर में भी। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो पैगन एम्पायर को इनसर्कल कर लिया और 1287 में 1279 में मंगोलियंस ने अटैक किया इसके ऊपर, पैगन एम्पायर के ऊपर, और पैगन जो राजधानी थी उसको सैक कर लिया और 250 सालों के इस रूल को समाप्त कर दिया। और इसकी जगह एक किंगडम आया जिसका नाम था मैसांग किंगडम। मैसांग किंगडम ने इस क्षेत्र के ऊपर रूल किया कुछ समय के लिए, ज्यादा लंबे समय के लिए तो नहीं, 1297 से लेके 1313 के आसपास तक इसने रूल किया। तो उस दौर में मंगोल के वसाल बन गए सारे छोटे छोटे किंगडम, जिसमें जैसे रामनया है, लान्नान है, ये शान स्टेट्स हैं, ये सब जो हैं, लोपबुरी हैं, ये सारे मंगोलियंस के वैसाल स्टेट थे। मंगोलियन के प्रति ये क्या थे, वफादार थे। मंगोलियन सरदार के आगे सर झुकाते थे बेसिकली। लेकिन इनमें से एक किंगडम था मैसांग, ये पैगान के ही बाद यहाँ पे रूल करना शुरू हुआ और ये नॉन मंगोल वैसाल था। ये इसने मंगोलियंस का वसाल नहीं बना था ये, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक इसने रूल भी नहीं किया। 1297 से 1313 के बीच में इसने रूल किया और 3 भाई थे, उन्होंने इसको फाउंड किया था। जब पैगन एम्पायर का अंत हो गया था, फॉल हो गया था, उसके बाद 3 भाई थे इन्होंने, जिनका नाम ये है, देखिए नाम तो बड़ा मुश्किल है इनका, तो अथीन, खाया और ये 3 भाई थे। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने इस साम्राज्य के बाद इस राजधानी को कैप्चर करके यहाँ पे एक किंगडम बनाया और उसके बाद इन्होंने मंगोलियंस के खिलाफ भी एक युद्ध लड़ा। 1301 से 1300 के बीच में एक युद्ध लड़ा था जिसमें इन्होंने अपनी
स्वायत्तता को कहीं ना कहीं बचा के रखा, अपने आप को डिफेंड करने में सफल रहे, मंगोलियंस का मुकाबला किया, ये बड़ी बात थी। तो ये चीज इनके समय पे रही। फिर 1310 से 1313 के बीच में जो है दो भाइयों ने मिलके, इन तीनों भाइयों ने मिलके रूल किया। इसके बाद दो भाइयों की डेथ हो गई थी 1313 और 1310 के काम बीच में। उसके बाद ये जब साम्राज्य उन भाइयों की मृत्यु के बाद स्प्लिट हो गया, राइवल स्टेट्स पिंगिया और सांगाई के बीच में 1315 में। और सेंट्रल बर्मा जो है इसे फिर अगले 50 सालों तक यूनाइट नहीं किया गया। और यूनाइट कब किया गया? जब एवा किंगडम ने इस दौर में रूल किया। तो ये एक छोटा सा किंगडम था जिसने कुछ समय के लिए यहाँ पे रूल किया, 15-16 सालों तक रूल किया, लेकिन ये मंगोलियन का वैसाल नहीं था। और पैगान के बाद सबसे पहले इसी रूल ने किंगडम ने यहाँ पे रूल किया, पूरे क्षेत्र के ऊपर नहीं, लेकिन राजधानी वाला जो सेंट्रल हिस्सा था वहां पे इन्होंने रूल किया। उस दौरान और भी छोटे छोटे किंगडम थे जिन्हें स्मॉल किंगडम कहा जाता है, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, जैसे शान स्टेट थे, यहाँ पे अरकान मरूक स्टेट था, इन सब ने यहाँ पे रूल किया था। हेरावाड़ी पैगू राइज ही हुआ था, बाद में तो बड़ा किंगडम बन गया था ये। तो अपर बर्मा, लोअर बर्मा, शान स्टेट, अराकान, इन क्षेत्रों में 14वीं शताब्दी में आप देखने को मिलता है आपको कि कई छोटे छोटे किंगडम यहाँ पे रहे, जिनके बीच में कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई, कईयों ने अलायंस बनाई और अलायंस बना के आपस में ये लोग झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन किसी को कोई ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो रही थी। सफलता हासिल हुई बाद में एक किंगडम जिसका नाम था किंगडम ऑफ एवा। दिखा दिया मैंने आपको ये एवा किंगडम। तो ये जो इनवा या एवा किंगडम जिसे कहा जाता है, इसको 1364 में फाउंड किया गया। और ये जो छोटे छोटे किंगडम थे सेंट्रल बर्मा के, जिसमें टांगू, मैसी गाइंग, शांग, पिंगिया, शांगाइंग, ये जिसको अभी मैंने पढ़ाया था आपको, इनको इसने जोड़ के एक किंगडम बनाया था, किंगडम ऑफ एवा। एवा ने इस दौरान ये पाया और एवा ने ये डिक्लेयर किया कि वही राइटफुल हेयर है पैगन किंगडम का। पैगन एम्पायर के बाद किसी का हक बनता है पूरे क्षेत्र के ऊपर रूल करने का, तो वो एवा का बनता है। इन्होंने रीयूनाइट करना शुरू कर दिया बर्मा को, और जिसमें कुछ क्षेत्रों को यूनाइट करने में इनको सफलता मिली, ज्यादातर क्षेत्रों को जीत लिया था, लेकिन कुछ क्षेत्र जो है उनको कंट्रोल करने में इनको असफलता भी हासिल हुई। जैसे यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो थे उनको पूरी तरह से कंट्रोल ये लोग नहीं कर पाए। तो किंगडम ऑफ एवा जब अपने जेनिथ पे था 1368 में, तब इतना बड़ा हुआ करता था, लेकिन ये रामानया किंगडम जो है इसके पहुंच से बाहर था। रखाइन स्टेट जो है वो उसके बाहर था। तो बेसिकली पूरा बर्मा इसके कंट्रोल में नहीं था, जैसे कि पहले किंगडम ऑफ पैगान के समय पे हुआ करता था। एवा के समय पे इसने 40 वर्षीय युद्ध लड़ा, 40 ईयर वॉर लड़ा था हैथावाड़ी किंगडम के साथ। हैथावाड़ी किंगडम मैं आपको अभी मैप में दिखा देता हूँ। तो एवा के साथ साथ हैथावाड़ी किंगडम नजर आ रहा है आपको, हैथावाड़ी पेगू जिसे कहा जाता है। इसके साथ 40 सालों तक युद्ध लड़ा इसने, जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक अगर एक किंगडम युद्ध लड़ेगा तो ऑब्वियसली उसका बहुत नुकसान होगा, उसके लोग भी मारे जाएंगे, रिसोर्सेज भी लगेंगे, पैसा भी लगता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी लगते हैं, बहुत चीजें होती। तो उसको इसकी वजह से एग्जॉस्ट हो गया। तो एवा ने कई रिबेलियंस को तो सप्रेस करने में इसको सफलता हासिल हुई, लेकिन कई क्षेत्र जो है इसकी टेरिटरी जो है, जैसे शान स्टेट्स जो थे, प्रोम जो थे, ये ब्रोक हो गए। और 1510 में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था टांगू। टांगू का क्षेत्र था, वहां का जो क्षेत्र था टांगू, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया टांगू ने। अभी मैं आपको टांगू वापस दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैप में नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, ये रहा टांगू। इस टांगू ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो टांगू के इंडिपेंडेंट घोषित होने के बाद ही इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था एवा का। 1527 में शान स्टेट्स की कन्फ्रंटेशन नहीं, जो शान लोग जो थे, जो कि शान भाषा बोलते थे, एक एथनिक ग्रुप था, उनकी एक कन्फ्रंटेशन थी। उसने मिल के इसके ऊपर अटैक किया और एवा को कैप्चर कर लिया। शांस ने अपर लोवा के ऊपर 1555 तक रूल किया। उसके बाद इनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए, उस कन्फ्रंटेशन में लड़ाइयां होने लग गई, जिसकी वजह से एवा जो है कमजोर हो गया, शान जो है वो कमजोर हो गए। लेकिन टांगू फोर्स ने उसका फायदा उठाते हुए अल्टीमेटली टांगू फोर्स ने एवा किंगडम को कैप्चर किया। और उसके बाद इस दौरान जो है बर्मीज लैंग्वेज, कल्चर वगैरह सब स्टैब्लिश थे। लेकिन एवा पीरियड का बाद, पैगन पीरियड के बाद एवा किंगडम पीरियड, और एवा पीरियड के बाद अब टेंगू पीरियड जो है वही इस क्षेत्र को अच्छे से रूल करेगा। बीच में हैथावाड़ी पेंगू भी आ जाता है। हाथावाड़ी पेंगू जो है, ये जो क्षेत्र है, इसका इतिहास भी जान लेते हैं। एवा का जान लिया, इसको जान लेते हैं। और फिर इस पूरे क्षेत्र को जब एक ही डायनेस्टी रूल करेगी जिसका नाम है टांगू डायनेस्टी, वो उसको अब आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मोन किंगडम था, जिसे रामनदेशा कहा जाता है, जो कि 1297 में फाउंड किया गया था पैगन डायनेस्टी के फॉल के बाद।
शुरुआती समय में ये पेगु, मथाटा और इन क्षेत्रों, इरावाड़ी डेल्टा के क्षेत्रों में इसके पास पावर थी। फिर एक राजा है जिनका नाम था राजा दरित, जिन्होंने 1384 से 1421 के बीच में रूल किया। इन्होंने मोन स्पीकिंग रीजन्स को यूनिफाइड किया। मोन स्पीकिंग रीजन मतलब ये जो लोअर बर्मा का जो क्षेत्र है जहाँ पे ज्यादातर लोग मोन भाषा बोलते हैं, इसको इन्होंने यूनिफाइड किया। और इसके बाद इन्होंने 40 साल तक युद्ध भी लड़ा एवा किंगडम के खिलाफ। और यही जो किंगडम था, इसे मोन किंगडम के भी कह सकते हैं आप, हाथावाड़ी पेगु भी कह सकते हैं। क्यों मोन किंगडम? क्यों? क्योंकि मोन भाषा बोलने वाला एक किंगडम था। ठीक है, तो इन हाथावाड़ी वालों ने 40 वर्षों तक एवा के साथ युद्ध लड़ा। दोनों ही किंगडम एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन अल्टीमेटली इसमें थोड़ी सफलता ज्यादा हाथावाड़ी को मिली। ये चीजें हुई। अब ये जो वॉर खत्म हुआ उसके बाद हाथावाड़ी का गोल्डन पीरियड शुरू होता है, क्योंकि वॉर समाप्त हो गया था, एवा किंगडम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और अब उसको ये लग रहा था हाथावाड़ी को कि अब जो क्या करना है कि ट्रेड करना है, ट्रेड वगैरह सब कुछ अच्छा हो रहा था। मोन कल्चर, कॉमर्स, थेरावड़ा बुद्धिज्म, ये सब चीजें जो है उसका सेंटर बन गया था हाथावाड़ी किंगडम। तो हाथावाड़ी पेगु जो है इसने 1287 से 1539 के बीच में रूल किया। फिर कुछ समय के लिए इनके हाथ से सत्ता चली गई थी, लेकिन 1550 और 52 के बीच में इन्होंने फिर से रूल किया। और आगे चल के 18वीं शताब्दी में एक बार फिर से हाथावाड़ी रूल करता है। ये 3 फेजेस में इन्होंने रूल किया। अब इनके जो बाद के रूलर थे हाथावाड़ी पेगु के, वो थोड़े इनएक्सपीरियंस थे और उनको रूल करने की क्षमता नहीं थी उनमें, वो इम्पोर्टेंट मतलब पोटेंशियल नहीं था उनमें। तो इस वजह से उनको आगे चल के सामना करना पड़ा टांगू डायनेस्टी के कॉन्करेशन का। तो जब टांगू डायनेस्टी ने इनको कॉन्कर कर लिया 1539 में, तो ये इनके हाथ से सत्ता चली गई। लेकिन कुछ समय के बाद 1550 और 52 के बीच में एक बार रिवाइवल हुआ, लेकिन उसके बाद 1552 में वापस से टांगू डायनेस्टी ने इसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो ये टांगू डायनेस्टी इतनी सी क्षेत्र में राइज हुई थी। एवा से इन्होंने सबसे पहले 1510 में अपने आप को आजाद घोषित किया था। फिर 1527 में एवा के ऊपर इन्होंने इधर से अटैक कर दिया था शान स्टेट्स ने, फिर एवा उनके कंट्रोल में चला गया। फिर उसके बाद शान स्टेट्स के हाथ से सत्ता चली गई। तो 1552 आते आते क्या किया, एवा किंगडम को भी जीत लिया और इधर से हाथावाड़ी पेगु को भी इन्होंने जीत लिया। तो ये चीजें हो रही थी। ये 1496 का मैप है। उस दौरान तो टांगू छोटा सा हुआ करता था, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। जब 1561 का दौर आया तो टांगू डायनेस्टी इतनी बड़ी हो चुकी थी, और 1561 में इतनी है, इससे बड़ी भी होगी। आगे मैं दिखाऊंगा आपको कि आगे कितनी बड़ी होगी। ये टांगू 1561 में है और आगे चल के 1574 में देखिए कितना बड़ा क्षेत्र इनके पास था। तो टांगू डायनेस्टी अगर हम बात करें म्यांमार के इतिहास की सबसे पावरफुल डायनेस्टीज में से एक थी, तो ये टांगू डायनेस्टी थी। ठीक है, इसके इतिहास को हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले शान स्टेट की बात कर लेते हैं। शान स्टेट कौन से? वो शान स्टेट जिन्होंने एवा किंगडम को कमजोर करके इस क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल किया था। किस समय के बीच में? शान स्टेट ने 1287 से 1563 के बीच में रूल किया और इनकी कन्फ्रंटेशंस थी। एक स्टेट नहीं था, शान भाषा बोलने वाला एथनिक ग्रुप था। ये ताई लोगों का ग्रुप था जो बर्मा में आए थे। मंगोलियंस के साथ ये लोग आए थे और उसके बाद इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में सेटल होना शुरू कर दिया, जिसमें नॉर्दर्न शान स्टेट्स नजर आ रहे हैं, साउदर्न शान स्टेट्स नजर आ रहे हैं आपको। ये जो शान स्टेट्स हैं, तो इन्होंने अपनी कन्फ्रंटेशन बना ली। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सिमिलरिटी थी, इनकी भाषा, इनका कल्चर, इनकी एथनिक सिटी सब कुछ सेम था। तो इन्होंने एक साथ क्या कर लिया, गठजोड़ कर लिया और इन छोटे छोटे किंगडम्स को टारगेट करने लग गए। और एक बड़े किंगडम एवा को भी इन्होंने टारगेट किया। तो ये चीजें चल रही थी। इनमें भी कुछ किंगडम पावरफुल थे शान स्टेट्स में से, जैसे इसमें मोहनीस एक किंगडम था, एक मोंगाउन किंगडम था। ये पावरफुल किंगडम थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरा प्रोनाउंसिएशन बार बार गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मेरी ना तो ये भाषा है और ये जो शब्द है ये पूरी तरह से इंग्लिश भाषा के भी नहीं है। इनका ट्रांसलेशन हुआ है बर्मीज लैंग्वेज का इंग्लिश भाषा में, जिनके नाम ऐसे मुश्किल हो जाते हैं, जैसे मोहनीसीन ये नाम है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करना आसान नहीं होता है। जब मैं आपको चीज़ों को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो 16th सेंचुरी में ये जो शान स्टेट थे, इन्होंने कंटिन्यूसली एवा स्टेट किंगडम के ऊपर अटैक करना शुरू किया। और मोहसीस जो किंगडम था उसने शान कन्फ्रंटेशन को लीड किया और 1527 में क्या किया, एवा किंगडम को पूरी तरह से जीत लिया। उसके बाद शान स्टेट्स के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो गई, जिसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कन्फ्रंटेशन वीक हो गई। और इसका फायदा किसने उठाया? टांगू किंगडम ने उठाया। और टांगू किंगडम ने इन शान स्टेट्स को एक के बाद एक हरा दिया और 1555 आते आते एवा को भी कैप्चर कर लिया और शान स्टेट्स को भी 1563 आते आते पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। तो ये शान स्टेट्स आपको नजर आ रहे हैं
इधर लाओस आपको नजर आ रहा है, पहले का मैप है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इन सबको हरा के कौन पावरफुल हो जाता है, आपका टांगू किंगडम, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। तो अब बीच में बात कर लेते हैं अरकान की। अराकान किंगडम, अराकान किंगडम मतलब आज का रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट जो था, ये वाला हिस्सा कभी भी पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में था नहीं। ये पैगन एम्पायर के एंड के साथ ही डिफेक्टो इंडिपेंडेंट हो गया था, मतलब इनका अलग रूल चल रहा था। यहाँ पे एक मरुक यू किंगडम चल रहा था 1429 से, और ये कभी भी ना तो शान स्टेट का पार्ट रहा, ना ही ये हाथावाड़ी का पार्ट रहा, ना एवा का रहा, ये अलग ही चल रहा था। तो ये अराकान किंगडम जो है, ये 1287 से लेकर 1785 तक चला है, लंबे समय तक चला है। और ये बैटलफील्ड तो रहा वो 40 वर्षीय युद्ध जो चला एवा किंगडम और पेगू के बीच में, हाथावाड़ी पेगू के बीच में, वहां पे इसी क्षेत्र में कई लड़ाइयां उनकी होती थी, लेकिन अराकान फिर भी आजाद रहा, दोनों से आजाद रहा। मरुकयू जो है आगे चल के पावरफुल किंगडम रहा, और 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच का जो पीरियड है उसमें ईस्टर्न बंगाल पे भी कुछ क्षेत्रों पे इसका कंट्रोल रहा है। 1559 1666 के दौर में यहाँ पे चीजें चली हैं। अराकान was the only post pagan kingdom that not be annexed by टेंगू डायनेस्टी। टेंगू डायनेस्टी जो आगे चल के रूल करती है, ये टेंगू डायनेस्टी बहुत ताकतवर डायनेस्टी थी। ये ऐसी डायनेस्टी थी जिसने म्यांमार के अराकान वाले क्षेत्र को सारे को कैप्चर किया था। तो अराकान एकमात्र ऐसा क्षेत्र था पूरे म्यांमार में जिसने टेंगू डायनेस्टी ने जिसे कैप्चर नहीं किया था। तो ध्यान रखिए, टेंगू डायनेस्टी का दौर जब आया, 16वीं शताब्दी का मैप है। टेंगू डायनेस्टी 15वीं शताब्दी से शुरू हुई थी, 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक लगभग चला है इनका दौर। तो यहाँ पे चाइना में मिंग डायनेस्टी थी, आगे चल के किंग डायनेस्टी आ जाती है। तो इस दौरान टेंगू डायनेस्टी यहाँ पे रूल करी थी। तो क्या हो रहा था उसके दौरान, कौन कौन से और किंगडम थे पास में, देखिए अयुथाया, इधर कंबोडिया, तो अयुथाया किंगडम के साथ भी इनकी लड़ाइयाँ चली हैं, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब टेंगू डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो टेंगू डायनेस्टी के दो फेज के बारे में पढ़ा जाता है। एक तो फर्स्ट टेंगू एम्पायर जो 1510 से 1599 के बीच में चला। फिर दूसरा जो है वो रिस्टोरेशन पीरियड था। रिस्टोरेशन पीरियड मतलब डिक्लाइन के बाद उसको रिस्टोर करने की कोशिश, प्रयास, जिसमें कुछ सफलता उनको हासिल हुई, और उस दौरान 1599 से 1752 के बीच में रूल रहा। पहला फेज जो था, इस समय साम्राज्य ज्यादा ताकतवर था और एक्सपांशन भी इसी दौर में हुआ, और कैसे हुआ उसकी बात करते हैं। तो 1480 के दशक में एवा किंगडम जो था बर्मा का, मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो एवा किंगडम था वो जब वीक हो गया था 40 वर्षीय युद्ध के बाद, शान स्टेट्स के इन्वेजन के बाद, तो उसके बाद 1510 में क्या किया था, टेंगू ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। 1527 में एवा को जीत लिया गया था शान स्टेट्स के द्वारा, शान कन्फेडरेशन के द्वारा, और यहां से कई रिफ्यूजी जो हैं वो टेंगू भाग के आ गए थे एवा किंगडम के, जिसकी वजह से एवा किंगडम के उन रिफ्यूजीज ने भी बाद में शान स्टेट्स के खिलाफ टेंगू की मदद करी, जिसकी वजह से आगे चल के टेंगू किंग टिबिशवेस्टी ने अपने जर्नल के साथ मिलके अब इस पूरे फ्रक्चरेटेड रीजन को रिबिल्ड करने का प्रयास किया, और उसने जो हाथावाड़ी किंगडम जो था उस दौर का पावरफुल किंगडम जो था दक्षिण या लोअर बर्मा का, उसको हराया। 1534 से 41 के बीच में लड़ाइयां हुई और बागों में अपनी राजधानी को स्टैब्लिश किया। किसने? टेंगू एम्पायर ने। इसके बाद इन्होंने कई चैलेंजेस का सामना भी किया, जैसे कि अराकान के साथ इन्होंने कुछ लड़ाइयां हुई, लेकिन अराकान को कभी जीत नहीं पाए। ये मैंने अभी बताया था आपको कि अराकान एकमात्र ऐसा किंगडम था जिसको बर्मा के क्षेत्र से नहीं जीत पाया। श्याम वाला जो क्षेत्र है उसके साथ लड़ाइयां हुई। श्याम वाला क्षेत्र कौन सा? ये अयुथाया किंगडम जो था, ये श्याम वाला क्षेत्र इसे ही कहा जाता है। इसके साथ जो बैटल हुए, लड़ाइयां हुई, उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया टेंगू एम्पायर। तो कुछ चैलेंजेस रहे, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र को इसने जीत लिया। बाई नाउंग नाम का आगे चल के जो शासक रहा, जिसने अपने पिता को सक्सीड करके जब शासक बना, तो उसने साम्राज्य का एक्सपांशन किया, एवा को जीता, शान स्टेट्स को जीता, लाना को जीता, मणिपुर वाला जो क्षेत्र है उसे भी, उसका भी बहुत सारा हिस्सा इसने जीता था। आज मणिपुर पूरा भारत का पार्ट है ऑब्वियसली। सियाम वाले क्षेत्र को भी जीता, लैंसाक्स को भी जीता। ये वो दौर था जिसने उसने 1574 आते आते साम्राज्य को बहुत बड़ा बना लिया था, और इस साम्राज्य का एक्सपांशन होने के पीछे का कारण था ये खुद व्यक्ति, राजा बाईनाउंग। बाईनाउंग जो था, इसके प्रति लोग वफादार थे। ये नहीं था कि टेंगू किंगडम के प्रति वफादार हैं, नहीं, हम राजा के प्रति वफादार हैं। उस
डायनेस्टी के प्रति नहीं, ये कई राजाओं ने इसके प्रति वफादारी निभाई और जिसकी वजह से साम्राज्य जो है वो 1561 से देखिएगा 1574 में कितना एक्सपैंड कर गया, इतना बड़ा साम्राज्य हो गया इस राजा की वजह से। तो टेंगू एम्पायर काफी ताकतवर हो गया था उस दौर में। आपको और भी किंगडम नजर आ रहे हैं कंबोडिया के, उसके अलावा चाइना में मिंग डायनेस्टी थी, इधर डाई वाइट डायनेस्टी थी, तो ये किंगडम जो है उस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन इधर नजर आ रहा है अराकान जो अभी भी आजाद था, जो रखाइन स्टेट है आज के समय म्यांमार का। तो ये टेंगू एम्पायर था। 1580 का मैप आपको नजर आ रहा है, ठीक है। शान स्टेट्स भी इसके कंट्रोल में और अयुथाया का भी ये क्षेत्र इनके कंट्रोल में, ठीक। अब बाई नाउंग की जब डेथ हो गई, जिसके प्रति सारे राजा वफादार थे, 1581 में उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद ये साम्राज्य का फॉल होना शुरू हो गया। साम्राज्य का फॉल हुआ 1581 में इसकी डेथ हुई थी और 1599 में आते आते तो काफी साम्राज्य विस्तार जो है वो पहले विस्तारित किया गया, सिकुड़ गया। श्याम वाला जो क्षेत्र है उसे 1586 में वापस छीन लिया गया, यानी ये अयुथाया वाला जो क्षेत्र है ये कंट्रोल से निकल गया। बर्मा के साथ 1605 में एक लड़ाई हुई, उसमें भी ये पीछे बैकफुट पे रह गई टेंगू डायनेस्टी। टेंगू डायनेस्टी ने 1597 में आते आते और 1599 में आते आते कई टेरिटरीज को खोया। अराकानीज फोर्सेस के साथ भी एक लड़ाई हुई जिसमें पुर्तगालियों ने अराकानी फोर्सेस की मदद करी, जिसकी वजह से पेगू जो कि कैपिटल हुआ करती थी पहले, तो इसकी टेंगो एम्पायर की राजधानी बनी थी ये पेगू। हाथावाड़ी की पहले राजधानी थी और फिर इसने भी अपनी राजधानी बना दी थी टेंगू ने, तो उसके बाद ये इनके हाथ से चली गई। तो ये पेगू भी इनके हाथ में चला गया, किसके? अराकान के हाथ में चला गया। और अराकान को मदद कौन कर रहा था? पुर्तगाली कर रहे थे। आप कहेंगे पुर्तगाली यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, ये मैप देखिए आप कॉलोनियल पीरियड का, जिसमें आपको नजर आएंगे ये मैप तो आपको थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गई, 1550 को ही बता रहा है, लेकिन आप देखेंगे, हाँ अब आया 1660 के बाद आप देखेंगे 1754 में आप नजर आएंगे। आगे देखिएगा 18वीं शताब्दी में यहाँ पे पुर्तगाली आ रखे हैं, यूनाइटेड किंगडम आ रखा है, पुर्तगाली ग्रीन कलर में नजर आएंगे। तो पुर्तगालियों का भी प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो पुर्तगाली जब भारत में भी आए थे, ईस्ट में आए थे, तो उन्होंने अराकान की मदद करी टेंगू डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में करने के मकसद थे। फिर रिस्टोरेशन का दौर आया। मैंने कहा 1599 में क्या हो गया था, इसका डिक्लाइन हो गया था, 1599 में डिक्लाइन हुआ। फिर रिस्टोरेशन कैसे हुआ? फर्स्ट टेंगू डायनेस्टी का फॉल हुआ जो 1599 में फॉल हो गई, लेकिन उसके बाद इसका बेटा जो है बाई नाउंग का, जिसका नाम था नायोंग ग्यान मिंग, इसने बर्मा को फिर से यूनाइट करने की कोशिश करी और उसने अपर बर्मा के कुछ क्षेत्रों को कंट्रोल किया, शान स्टेट्स को 1606 में कंट्रोल किया। उसके बाद उसने आगे चल के सेकंड बर्मी एम्पायर बनाया। सेकंड बर्मी एम्पायर यानी टेंगू डायनेस्टी बनाई और जिसका नाम था राजा का तबिन शेवेस्टी, 1535 में इसने फाउंड की थी सेकंड बर्मी डायनेस्टी। तो ये व्यक्ति जो है 1535 इसका जन्म हुआ, इस शासन तो इसका 1599 से और इनका बाद में चला है। यहाँ पे एक डेट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये फिर आप गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पे तबिनेशी का दौर आता है। फिर एम्पायर वाज एन वॉर विद किंगडम ऑफ अयुथाया, यानी कि ये जो सियाम के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, पुर्तगाली इसमें भी उनकी मदद कर रहे थे। ये किंगडम ऑफ अयुथाया जो है इसकी भी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो बेसिकली ये है कि टेंगू किंगडम के साथ जब सारी बातचीत नहीं हो पाई, पुर्तगालियों के जो मांग पूरी नहीं हो पाई, तो उसने दूसरे साम्राज्यों को, दूसरे किंगडम जो आसपास के थे उनको मजबूत करना शुरू कर दिया और इनके साथ लड़ाइयों में उनको वो रसद प्रोवाइड करता था, हथियार प्रोवाइड करता था, ताकि टेंगू डायनेस्टी को कमजोर किया जा सके। ये वो दौर चल रहा था। फिर उसके बाद आगे चल के बर्मा को यूनाइट किया इस राजा ने क्या किया, पुर्तगालियों के साथ हेल्प लेके क्या किया, बर्मा को यूनाइट किया। फिर 1599 में किंगडम ऑफ पेगू जो है वो पुर्तगाली कंट्रोल में आ गया। 1613 में किंगडम को फिर रियूनाइट किया गया। पुर्तगालियों ने कॉन्कर करने की कोशिश करी, लेकिन उसको रिपेल कर दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर आगे चल के एक रिवोल्ट, आगे चल के ये साम्राज्य कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कुछ रिवोल्ट्स हुए। मोन्स लोगों ने, जो मोन भाषा बोलने वाले एथनिकल ग्रुप है साउथ के, उन्होंने इसके खिलाफ कुछ रिवोल्ट किए, जिसकी वजह से 1752 में ये साम्राज्य जो है वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, आगे चल के
पुर्तगालियों के साथ भी कुछ लड़ाइयाँ हुई। पुर्तगालियों को इन्होंने आगे चल के अना कोलून द सक्सेड तबरवादी डिफीटेड द पुर्तगालीज एंड पुर्तगालियों को 1613 में हराया था इसने। कुछ टेरिटरीज जो है उनको रिकवर किया। फिर उसके भाई ने इसमें जो साम्राज्य पूरी तरह से बिखर चुका था उसको रिबिल्ड करने की कोशिश करी। 1750 में ये किंगडम बहुत छोटा सा बचा था, बहुत सारी टेरिटरी इसकी जा चुकी थी, लेकिन मैनेजेबल था, मैनेज इसको सही से किया जा रहा था। और यहाँ पे लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट किया गया, बर्मीज डायनेस्टी के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस किया है, जिसने आगे चल के इसकी लेगेसी के तौर पे आप देखते हैं 1720 आते आते ये साम्राज्य जो है वो डिक्लाइन कर गया। और जो मेटाई पीपल है, मेटाई जो मणिपुर, आपने मेटाई का काफी नाम सुना होगा, मणिपुर में जो वायलेंस चल रही थी उसमें एक ग्रुप मेटाई था, दूसरा कुकी था। तो ये मेटाई जो ग्रुप है इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका तो कोई बताइएगा कमेंट्स में, लेकिन मेटाई बोलते हैं मेरे हिसाब से तो इसको। तो इनका इन्वेजन होना शुरू हुआ मणिपुर वाले आसाम वाले क्षेत्रों से। 1727 में इन्होंने भी अटैक करने शुरू कर दिए इस टेंगू डायनेस्टी के ऊपर। और फिर आगे साउथ में लाना ने रिवोल्ट कर दिए, लैन ला जो था उसने। और इस तरीके से ये साम्राज्य जो है इसका फिर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। 1740 आते आते लोअर बर्मा में जो क्षेत्र थे वहां पे हाथावाड़ी किंगडम जो पहले के समय हुआ करता था, उन लोगों ने अपना रिस्टोरेशन शुरू कर दिया और इसको पूरी तरह से इस साम्राज्य को ठिकाने लगा दिया। जो टेंगू किंगडम जो रिस्टोर होकर 1599 से 1752 तक रूल करता है, इसको एक और हाथावाड़ी नाम के किंगडम ने रिस्टोरेशन के माध्यम से इसका डिक्लाइन कर दिया और इसको कंप्लीटली इसका फॉल हो गया। तो एवा वाले क्षेत्र को 1752 में कैप्चर कर लिया गया और टेंगू डायनेस्टी का 266 सालों का रूल जो है वो समाप्त हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्थिति ऐसी होती है कि हाथावाड़ी जो है वो वापस कंट्रोल कर लेता है इस क्षेत्र को। 1753 से 1760 के बीच में इस तरीके से चीजें चलती हैं। फिर आगे चल के जो मेन डायनेस्टी आती है वो है कौनभोज डायनेस्टी, जिसने 1752 से 1885 के बीच में रूल किया। ये वो डायनेस्टी थी, आप कह सकते हैं लास्ट डायनेस्टी थी जिसका खुद का रूल था। फिर 1885 में तो ब्रिटिशर्स का रूल इस्टेब्लिश हो गया था, फिर तो ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया था। तो कौनभोज डायनेस्टी ने किस तरीके से रूल किया और इसकी बात करते हैं। तो अलोंग पाग्या नाम का एक व्यक्ति था, राजा था, इसने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी और ये इनका पैलेस था, रॉयल पैलेस था। 1753 में किंग अलोभांग आया ने शैम्भू पैलेस जो है ये बनवाया था। तो जब अवा का फॉल हुआ, एवा वाला जो क्षेत्र था वहां पे एक नई डायनेस्टी आई, कौनभोग डायनेस्टी, जिसका रोज होता है शेबो में। और इसने मोन लेड जो हांथावाड़ी डायनेस्टी जो थी, किंगडम जो था, उसको इसने चैलेंज किया। और कौनभोज डायनेस्टी ने, जो कि बहुत ही बेहतरीन हुआ करती थी अपने मिलिट्री स्किल्स में, उसने अगले 70 सालों में बर्मा के इतिहास का या म्यांमार के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश कर दिया। आफ्टर सेकंड बिगेस्ट जो बाइंग्यों का जो साम्राज्य था जिसके प्रति सब लोग वफादार थे, टांगू डायनेस्टी का राजा, उसके बाद ये सबसे बड़ा साम्राज्य इसने बनाया। तो टांगू डायनेस्टी और कौनभोंग डायनेस्टी, मैंने बोला ही था ये दो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं। तो कौनभोंग डायनेस्टी ने जो बर्मा की थी, इसने हाथावाड़ी डायनेस्टी को कंप्लीटली यहाँ से खदेड़ दिया और 1760 आते आते ये इनके कंट्रोल में आ चुका था पूरा क्षेत्र। ठीक है, तो कौनभोंग डायनेस्टी आप नजर आ रही है आपको। तो ये डायनेस्टी थी इधर। इस टाइम चाइना में चिन डायनेस्टी आ चुकी थी और या किंग डायनेस्टी आ चुकी थी, इसे किंग बोलते हैं, कुछ चिंग बोलते हैं। तो चिंग या किंग डायनेस्टी जो है वो आ चुकी थी और इनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, इनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। तो इस दौरान रीयूनिफिकेशन हो रहा था कौनभोंज डायनेस्टी के अंडर। तो 1759 में जब यहाँ की आर्मी ने, कौनभोंज की डायनेस्टी के आर्मी ने पूरे बर्मा को रीयूनाइट कर दिया, इंक्लूडिंग मणिपुर को भी उस समय इसमें इन्होंने अपना पार्ट बना लिया था। आज तो भारत का पार्ट है ऑब्वियसली, तो बर्मा ने अपनी जीत के उस समय अपना पार्ट बना लिया था और हांथावाड़ी किंगडम को पूरी तरह से हरा दिया था। साथ ही यूरोपियन पावर जो थी उस समय अपना कॉलोनियल दबदबा बढ़ा रही थी इस क्षेत्रों में, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो पुर्तगालियों को तो इन्होंने खदेड़ दिया था। उस समय फ्रेंच और इंग्लिश लोग थे, उनको इन्होंने यहाँ से एक्सपेल कर दिया था। और हाथनवाड़ी के सपोर्ट में थे ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे। आपस में तो लड़ ही रहे थे ओब्वियसली उस समय, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में तो उस समय लड़ाई चल रही थी, सेवनियन वॉर चल रहा था। तो उस दौरान जो है इनको भी यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया। फिर इनके जो वॉर चले हैं श्याम और चाइना के साथ, श्याम यानी कि ये वाला जो हिस्सा है इसे श्याम कहा जाता था, आयुर्वेदा के आयुर्थाया किंगडम था यहाँ पे, और चाइना तो मतलब किंग डायनेस्टी या चिंग डायनेस्टी, इनके साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई।
तो इनके साथ लड़ाइयाँ हुई, उसमें क्या हुआ हासिल इनको, 1767 में 1767 में बर्मा ने सियाम को हराया और काफ़ी क्षेत्र जो है, लाओस तक का जो क्षेत्र है उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि पूरा कंट्रोल कर नहीं पाए, सियामीज रेसिस्टेंस के सामने कुछ हद तक ही आगे बढ़ पाए, पूरा नहीं कंट्रोल कर पाए। लेकिन आगे चल के इन्होंने चिन डायनेस्टी, जो चाइना के इतिहास की सबसे लंबी बड़ी डायनेस्टी थी, सबसे बड़े क्षेत्र के ऊपर रूल करने वाली डायनेस्टी थी, उसने जब इनके ऊपर इन्वेजन किए 1765 से 69 के बीच में, तो उनको इन्होंने डिफेंड किया, वरना चिन डायनेस्टी तो और आगे तक बढ़ जाती। आपको पता है चिन डायनेस्टी बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, अगर वो यहाँ तक बढ़ जाती तो भारत तक उसका मैप इधर से भी लगता, ईस्ट से भी लगता, लेकिन उस समय इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा, ये चल रहा था। फिर देखिए 1768 में कॉन्भोज डायनेस्टी और एक्सपेंड करती है, और एक्सपेंशन देखिए इनका कितना एक्सपेंशन हुआ। तो जैसे टांगू का एक्सपांशन हुआ, उसी तरह से कॉन्भोज डायनेस्टी का भी, कॉन्भोंग डायनेस्टी का भी एक्सपांशन हुआ। अब चिन डायनेस्टी ने जब इनके साथ लड़ाई लड़ी तो उनको काफ़ी डैमेज का सामना करना पड़ा, और चाइना ने फिर अगेन बार बार इनके ऊपर प्रयास नहीं किया कि वो बर्मा को अपना पार्ट बनाना चाहती थी, लेकिन ये चीज़ें चलती रही और दोनों देशों के बीच में काफ़ी टकराव भी रहे, 2 दशक तक इनके बीच में ट्रेड भी बैन रहा, ये सब चीज़ें चल रही थी। जिस दौरान चाइना के साथ युद्ध लड़ रहा था बर्मा, ये कॉम्बो डायनेस्टी, उसका फ़ायदा उठाते सियाम ने अपना बदला लेना उचित समझा, एडवांटेज उठाया उसका, और 1770 में जो टेरिटरी इनके हाथों से चली गई थी उस टेरिटरी को वापस इन्होंने हासिल किया। तो ये वाली जो टेरिटरी गई थी इसको वापस हासिल किया इस सियाम ने, अयुतया किंगडम ने, और इस तरीके से चीज़ें हुई। फिर सियाम को लान ना वाला जो क्षेत्र है उसे 1775 में इसे कैप्चर कर लिया गया, 200 साल का बर्मी कंट्रोल जो है उस क्षेत्र से खत्म कर दिया गया। फिर आगे चल के 2 किंगडम जो हैं उनके बीच में लड़ाई चली जाती, इन दोनों किंगडम्स के बीच में सियाम और कॉम्बोंग यानी बर्मा के किंगडम के बीच में लड़ाई चलती है 1785 से 1855 के बीच में, लेकिन स्टेलमेट ही होता है, किसी को कोई ज़्यादा सफलता हासिल होती नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय तक चला। फिर आगे चल के क्या होता है उसकी बात करते हैं कि जब बर्मा ना तो चाइना की तरफ बढ़ पा रहा था, ना ही सियाम की तरफ बढ़ पा रहा था, उसने सोचा कि क्यों ना वेस्टवार्ड एक्सपांशन किया जाए। वेस्टवार्ड एक्सपांशन करने की मतलब क्या है, इधर तो इंडिया की तरफ एक्सपांशन करना, और इंडिया तो उस समय तक ब्रिटेन की कॉलोनी बन चुका था, ब्रिटिश एम्पायर था उस समय, तो इधर तो ब्रिटेन की कॉलोनी बन चुका था इंडिया, और ब्रिटेन ही था इधर मणिपुर, आसाम, इन क्षेत्रों के ऊपर ब्रिटेन के काफ़ी इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, क्योंकि यहाँ पे चाय के बागान थे और चाय यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। तो यहाँ पे इन्वेजन जब किए बर्मा ने, तो उसका नतीजा क्या हुआ, बर्मा और ब्रिटेन के बीच में लड़ाइयाँ, एंग्लो बर्मी वॉर जिनको कहा जाता है। तो एंग्लो बर्मी वॉर हुए, जिसमें सबसे पहला जो वॉर हुआ तो उसमें क्या किया, अराकान वाला जो क्षेत्र है उसे जीत लिया गया। उसके बाद मणिपुर को इन्होंने कैप्चर किया था, आसाम को कैप्चर किया था इस राजा ने जिसका नाम था बोडपाया, बर्मा का राजा था बोडपाया। इसने क्या किया, अराकान को जीता, मणिपुर को जीता, आसाम को जीता, इन क्षेत्रों को जीता, जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया के साथ टकराव हुए, और टकराव हुए तो फर्स्ट बर्मी वॉर हुआ, फर्स्ट एंग्लो बर्मी वॉर हुआ 1824 से 26 के बीच में, जिसका नतीजा क्या हुआ, बर्मा को अराकान, मणिपुर, आसाम और तेनासीरीन वाला जो क्षेत्र है उसे भारत को सौंपना पड़ा, ब्रिटिश इंडिया को सौंपना पड़ा। तो पहला एंग्लो बर्मी वॉर हुआ, उसमें ये जो येलो कलर में क्षेत्र नजर आ रहा है ये हार चुका था बर्मा, किसके हाथों, ब्रिटिश फोर्सेस के हाथों, इंडियन ब्रिटिश फोर्सेस के हाथों। फिर दूसरा वॉर हुआ, उसमें ये क्षेत्र हार गया, वो 1852 में हुआ। और तीसरा वो एंग्लो बर्मी वॉर हुआ, उसमें तो पूरा बर्मा ही हार चुका था, पूरा बर्मा को ही ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में ले लिया, और ब्रिटेन को ने पूरे बर्मा को ही अपनी कॉलोनी बना लिया। तो 1852 में पेगू प्रोविंस को जीत लिया था। फिर आगे चल के एक राजा थे किंग मिंगडोन, उन्होंने सोचा बर्मा को मॉडर्नाइज करते हैं और ब्रिटिश की तरफ जो है उसको एक्सपांड करते हैं क्षेत्र को, और पुरानी ट्रीटीज को तो छोड़ो, अब क्यों ना क्यों ऐसा किया जाए कि फ्रेंच की मदद लेके इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो क्योंकि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता था यहाँ पे, फ्रेंच हो सकता था कि बर्मा में आ जाए, ये ब्रिटिशर्स को डर था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने तीसरे एंग्लो बर्मी वॉर में 1885 में पूरे बर्मा को ही अनेक्स कर दिया, बर्मा के राजा को ही एग्जाइल पे भेज दिया, इंडिया में भेज दिया था इसके राजा को। जैसे 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, जो मुगल बादशाह मोहम्मद
क्या नाम था उसका आखिरी राजा, बहादुर शाह जफर था, उसको कहाँ भेज दिया था, रंगून। रंगून कहाँ पे है, बर्मा में है। तो इंडिया के राजा को बर्मा भेज दिया, बर्मा के राजा को इंडिया भेज दिया एग्जाइल पे, ताकि वहाँ की पॉलिटिक्स से दूर रह सके, किसी तरीके का कोई विरोध ना हो सके, विद्रोह ना कर सके। ये चीज़ें चल रही थी, पेंशन पे भेजा। फिर 1886 में ब्रिटेन ने क्या किया, बर्मा को इंडिया का प्रोविंस बना दिया। अब इंडिया का प्रोविंस बनाया था उसे उस समय, रंगून को इसकी राजधानी बनाया था। उसके बाद बर्मा की आर्मी जो है वो तो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे क्या चल रहा था, नॉर्दर्न बर्मा जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस चल रहा था कंटिन्यूसली कि ब्रिटिशर से आज़ादी मिले, बर्मा में पुरानी मोनार्की वापस इस्टेब्लिश हो। 1890 तक ये चला, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन सारी गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज़ और विलेजेस में जो कुछ विरोध चल रहा था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ पे नया पॉलिटिकल सिस्टम अपॉइंट कर दिया, नए ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर दिया, और यहाँ के जो पुराने जो लोग थे जो मोनार्की और के प्रति वफादार थे, उन सबको यहाँ से हटा दिया। फिर यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स सिग्निफिकेंट चेंज भी हुए, जैसे कि सुएज कैनाल जब ओपन हो गई थी तो उसकी वजह से बर्मा का जो राइस था उसकी डिमांड बढ़ रही थी। तो बर्मा के राइस की डिमांड बढ़ रही थी, तो नई कल्टिवेटेड लैंड भी यहाँ पे कल्टिवेटेड हो रही थी, नई लैंड भी। तो बेसिकली ये हो रहा था कि बर्मा की इकोनॉमी तो राइज होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटेन जब अपनी कॉलोनी किसी को बनाता था तो ऑब्वियसली उसका सारा मुनाफा ब्रिटेन ही कमाता था। बर्मा के लोगों को भी मजबूर किया गया, उनके मन मुताबिक वो खेती नहीं कर सकते थे, कैश क्रॉप कराई जाती थी, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल लिया जाता था, उनको मजबूर किया जाता था कि वो लैंडर्स, इंडियन लैंडर्स से ज़्यादातर लोग जो हैं हाई इंटरेस्ट पे रेट्स पे पैसा लेते थे, लैंड करते थे। जैसे इंडिया में भी यही हो रहा था। इंडिया में भी कई लोग जो हैं जो कृषक थे, खेती करने वाले लोग जो हैं वो लैंडलॉर्ड से पैसा लेते थे, जिसको वो चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से गरीबी में रहते थे। यही चीज़ें बर्मा में भी हुई। तो इकोनॉमी तो ग्रो हो रही थी, देश की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, लेकिन जितनी वेल्थ और पावर थी वो ब्रिटेन के पास ही जा रही थी, और बर्मा के लोकल लोगों को कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं हो रहा था। एंग्लो बर्मीज को हो रहा था, कुछ इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स जो इंडियंस थे उनको हो रहा था, लोकल लोगों को नहीं हो रहा था। अब आगे चल के क्या होता है कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू होते हैं। जैसे भारत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ, नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, वैसे वहाँ पे भी हुआ। वहाँ जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी पॉलिटिकल पार्टी, और जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को संभाल रही थी। और भी कई पार्टियां थी, जैसे HRA थी, HSR जो थी भगत सिंह जी की पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी, जैसे और लोगों के कई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप वगैरह थे। वैसे ही यहाँ पे एक ग्रुप था जिसका नाम था यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जिसमें कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो यह YMBA थी, जिसमें जो आगे चल के जनरल काउंसिल ऑफ बर्मीज एसोसिएशन बनी। ये पार्टी जो है, ये मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड करने वाली पार्टी थी, और यहाँ पे कई बर्मीज लीडर जो है वो भी मर्ज हुए। जो कई लोग जो है वो बाहर से पढ़ के आए थे, रिफॉर्म चाहते थे, बर्मा की सिचुएशन को बेहतर करवाना चाहते थे। तो इन्होंने 1920 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करी, और 1920 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो देने की बात हुई कि बर्मा को थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाएगी, लेकिन उस ऑटोनॉमी का भी सिर्फ हवा था, बातें कर रहा था। ब्रिटेन किसी को ऑटोनॉमी देना चाहता नहीं था, वो चाहता था उनका दबदबा बना रहे, वही बॉस रहे, उनके पास पैसा है, उनके इकोनॉमिक मीन्स जो है वो पूरे होते रहे। 1920 में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक्स करी, नेशनल वाइड स्ट्राइक्स करी, नेशनल स्कूल्स का क्रिएशन करने की बात करी, उनकी जो उनके कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करे उस चीज़ की बात करी। लेकिन इस मोमेंट को भी दबाया गया। स्ट्राइक प्रोटेस्ट जब हुए 1920-30 में, तो बुद्धिस्ट मॉन्क ने भी इनको, ज़्यादातर को बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, थेरावेदा बुद्धिज़्म के जो मॉन्क्स थे, उन्होंने इनको लीड किया था। बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रिबेलियन हुआ था, जिसे गैलन रिबेलियन भी कहा जाता है, जो कि सया सान नाम के एक व्यक्ति ने लीड किया था, बुद्धिस्ट मॉन्क था ये, जिसको रेस्पॉन्ड करने के लिए, जिसको रिप्रेस करने के लिए एक बहुत बड़ी ब्रिटिश मिलिट्री की रिक्वायरमेंट हुई थी। हालांकि बाद में सया सान को कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया ब्रिटिश फोर्स के द्वारा। लेकिन आगे चल के उस व्यक्ति की वजह से कई आगे बड़े बड़े नेशनलिस्ट लीडर जो हैं वो उभर के आए, उसके जो पद चिन्हों पे चलने वाले थे, जिसमें एक थे बामाओ, जो आगे चल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं बर्मा के। मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बामाओ ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, यूसाव नाम के व्यक्ति हैं। तो ये लोग जो है इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर बने। फिर आगे चल के स्टूडेंट स्ट्राइक हुई 1936 में रंगून यूनिवर्सिटी में, जिसमें ऑल बर्मा स्टूडेंट यूनियन बनी। फ्यूचर लीडर जैसे ओंग सांग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, ये आए। ये इनके मैं बताऊंगा आगे आपको।
तो ये किस तरह कई नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर उभर के आते हैं। फिर 1937 में बर्मा जो है उसे इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि बर्मा जो है वो ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस नहीं है, वो एक सेपरेट कॉलोनी है, तो उसे अलग बनाया गया। उसका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करवाया गया, उसमें एक अलग असेंबली बनवाई गई और बामाओ को यहाँ का बर्मा का पहला प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश रूल के अधीन ही ये प्राइम मिनिस्टर थे, इनके पास उतनी पावर नहीं थी। उसके बाद यूसाओ को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद इस दौरान 1938 में कई स्ट्राइक्स हुई, कई जनरल स्ट्राइक्स हुई, प्रोटेस्ट हुए पूरे देश में और रिफॉर्म्स के लिए और ऑटोनॉमी के लिए और स्वतंत्रता के लिए। इसमें से रंगूर मैंडलोय में पुलिस ने कई प्रोटेस्टर्स को मारा भी, वायलेंस करी। 20 दिसंबर को 1938 को 1300 रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें कई स्टूडेंट लीडर्स को टारगेट किया गया और स्टूडेंट लीडर्स ने बड़े स्तर पे क्या किया, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। फिर आता है दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध आप सभी जानते हैं, आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री की हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध में आपको पता है कि एक तरफ थे अलाइड फोर्सेस और दूसरी तरफ थे एक्सिस फोर्सेस। तो अलाइड फोर्सेस में तो आपको पता है यूके, यूएसए, यूएसएसआर उस समय ये देश थे, और एक्सिस फोर्स में जर्मनी, इटली, जापान ये देश थे, प्रमुख देश यही थे, बाकी तो और भी जगह थे। बाकी इन देशों की कॉलोनीज, जैसे कि इंडिया जो उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इंडिया को मजबूरन क्या फोर्सफुली दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि हम इस दूसरे विश्व युद्ध में अगर युद्ध लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया तो हमारी कॉलोनी है, तो वो भी हमारा पार्ट रहेगा। इंडिया के कई लीडर्स ने इसका विरोध भी किया था, आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और ये कई सारे मूवमेंट हुए थे उस समय। ये म्यांमार भी इनका कॉलोनी था, तो म्यांमार को भी डाल दिया गया इसने। तो उस समय क्या चीजें चल रही थी कि बर्मा को दूसरे विश्व युद्ध में कई बर्मीज नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि ये मौका है हमारे पास कि हम अगर ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें स्वतंत्रता चाहिए। जैसे भारत में भी ऐसा चल रहा था कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में भारत की सेना, भारत के सैनिक सोल्जर्स दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो उसके बदले में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत को आजादी मिलनी चाहिए। कई लोगों का ऐसा मानना था और कई लीडरों का ऐसा मानना था कि भाई हम क्यों लड़ें ब्रिटिशर्स की तरफ, हमारे लोग क्यों अपना खून बहाएं, क्यों अपनी जान दें ब्रिटिशर्स के लिए। वॉर, दूसरा विश्व युद्ध भारत का वॉर थोड़ी है, दूसरा विश्व युद्ध तो यूरोप का युद्ध था, जापान का युद्ध था, उसमें भारत की क्या जरूरत थी, तो भारत को तो नहीं जाना चाहिए। उसमें सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत की सेना को ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इवन ये तो मौका है हमारे पास कि ब्रिटेन इस समय कमजोर है, हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं, हमें तो ब्रिटेन के दुश्मनों का साथ देना चाहिए और ब्रिटेन को यहाँ से मार भगाना चाहिए। ऐसी ही सोच रखने वाला एक व्यक्ति म्यांमार में भी था जिसका नाम था ओंग सांग। ओंग सांग को आप कह सकते हैं कि ये म्यांमार के ये सुभाष चंद्र बोस थे। कैसे? अभी मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा जो आपको सिमिलरिटी नजर आएंगी। तो इन्होंने ये कहा था सबसे पहले कि हमें तो इस वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के लोगों को बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और ब्रिटेन को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ओंग सांग ने कहा था। उसके बाद ये है ओंग सांग, और ओंग सांग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा को फाउंड किया था। ये कम्युनिस्ट थे वैसे, ये है ना, और सुभाष चंद्र बोस सोशलिस्ट तो थे लेकिन कम्युनिस्ट नहीं थे। कम्युनिज्म के बारे में उनका, कम्युनिज्म को उन्होंने नहीं परस्यू किया था, सोशलिज्म को किया था। सीपीबी को इन्होंने, ओंग सांग ने सीपीबी को फाउंड किया था। अब आगे चल के इन्होंने पीपल्स रिवॉल्यूशन पार्टी भी बनाई, पीआरपी भी बनवाई, सोशलिस्ट पार्टी भी बनवाई, आगे चल के सोशलिस्ट पार्टी बन गई पीआरपी। इन्होंने एक फ्रीडम ब्लॉक बनाया, जैसे कि आजाद हिंद फौज बनाई थी उसी तरीके की इन्होंने फौज भी बनाई, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाई थी और जापान के साथ मिले थे। इवन सुभाष चंद्र बोस हिटलर से भी मिले थे, जर्मनी से भी मिले थे। उनका मकसद ये था, शाम दाम दंड भेद, भारत को आज़ादी दिलानी है, हमें मतलब नहीं है कि यूरोप में क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें तो आज़ाद होना है, ये बात थी। अब ओंग सांग जो है उनको अरेस्ट भी किया गया, उनको देश भर में जो अपराइजिंग हो रही थी उनको भड़काने के लिए ये सब चीज़ें की गई। लेकिन जापान से इनको सपोर्ट मिली ओंग सांग को, और जापान ने कहा कि हम तुमको आज़ाद करा देंगे। लेकिन जापान क्या है, गोली दे रहा था उस समय, क्योंकि जापान की मंशा ये थी
कि एक बार ब्रिटेन को बर्मा से भगा दें और उसके बाद बर्मा को अपन अपनी कॉलोनी बनाएंगे, जापान की कॉलोनी बनाएंगे, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन ओंग सांग को क्या कहा, झांसा दिया कि हम तुमको आज़ाद करा देंगे। तो ओंग सांग और 29 अदर लोगों ने मिलकर 30 कॉमरेड का एक ग्रुप बनाया जो कि जापान की मिलिट्री से ट्रेनिंग लेके आया और बर्मा का इंडिपेंडेंस आर्मी BIA, बर्मीज इंडिपेंडेंस आर्मी 1941 में इन्होंने बना ली। जैसे भारत के इन्होंने क्या बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस और इनके साथियों ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, INA बनाई थी, है ना। तो उसी तरीके से इन्होंने BIA बना दी, बर्मीज इंडिपेंडेंस आर्मी बना दी। इनका मकसद क्या था, बर्मा को आज़ाद कराना है, ब्रिटिश आर्मी को टारगेट करना है। फिर साल 1942 में BIA ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना ली कुछ एरिया में। जापान की लीडरशिप की मदद करते हुए इन्होंने एक तरीके से जापान की मदद लेते हुए इन्होंने क्या किया कि एक इस तरीके का ढांचा कर लिया कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है। फिर उसके बाद BIA को बर्मीज डिफेंस आर्मी के तौर पे भी रिकॉग्नाइज किया गया और ओंग सांग को भी इसके लीडर के तौर पे बनाया गया। फिर बाओमाओ जो हैं, जो कि प्रधानमंत्री थे, उनको हेड ऑफ जापानीज बैक्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट का हेड बनाया गया। जो जापान जिसको बैक कर रहा था वो गवर्नमेंट का हेड बनाया गया और ओंग सांग को वॉर मिनिस्टर बनाया गया। और 1943 में जापान ने बर्मा को आजाद घोषित कर दिया कि बर्मा अब आजाद है, ब्रिटिशर्स का गुलाम नहीं है बर्मा। तो ये चीज हुई। ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि जापान उस समय सब जगह पे, पूरे आप जानते हैं पूरे पैसिफिक में जापान की उस समय इंपीरियल पावर बहुत जबरदस्त थी, खतरनाक थी। ये तो दूसरे विश्व युद्ध में जब हार गया जापान 15 अगस्त को, जब आपको पता होगा 9 अगस्त और 15 अगस्त को तो इसने अपने आप को क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। 9 अगस्त और 6 अगस्त को जब हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब डाले गए 1945 में, उससे पहले तो जापान कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो आपको पता है, तो उस समय बर्मा तक पहुंच गई थी इनकी आर्मी। तो ये चीजें चल रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक बात पता चल गई इन फोर्सेस को, बर्मा के लोगों को, ओंग सांग को भी ये क्लियर हो गया कि ये जो जापान हमें ये प्रॉमिस कर रहा है ना कि तुम आजाद हो जाओगे, ये फेक है, ये झूठा है। क्योंकि बर्मा को आजादी दिलाना जापान का मकसद नहीं है। जापान का मकसद ये है कि वो बर्मा को अपनी कॉलोनी बना ले। तो ये बात जब इनको क्लियर हुई तो इनको एक तरह से माथा ठनका ऑब्वियसली। तो 1 अगस्त 1943 को बर्मा ने ये डिक्लेयर किया कि वो पूरी तरह से सॉवरन है। लेकिन ये शो किया गया है, सॉवरन करने की बात जो है, बर्मा को जब डिक्लेयर किया गया कि ये आजाद है, लेकिन वो आजाद था नहीं। इस चीज से डिसअपॉइंट होकर ओंग सांग ने अपने सभी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लीडर्स की एक बैठक बुलाई। बैठक बुला के उसमें यह तय किया गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अगस्त 1944 में इन्होंने ये तय किया कि एंटी फासिस्ट पीपल के लोगों के, एंटी फासिस्ट रिजीम के खिलाफ लड़ाई, एंटी फासिस्ट फेडरेशन फ्रीडम लीग इन्होंने बनाई। एंटी फासिस्ट फ्रीडम लीग, फासिस्ट कौन था? हिटलर, मुसोलिनी, जर्मनी और इटली का लीडर। तो और जापान को भी फासिस्ट नजरों से ही देखा जा रहा था उस समय, इंपीरियल पावर जिस तरीके की थी। तो इन्होंने ये तय किया कि अब हम जापान फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के साथ साथ उनकी भी ये शर्तें थी कि आप भी हमें आज़ादी देना और हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो उसके लिए हमें भी उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो 1945 में ओंग सांग और बर्मीज नेशनल आर्मी ने जापानीज के खिलाफ रिबेल कर दिया और 27 मार्च को रेसिस्टेंस डे मनाया गया। और आज के समय ये आर्म फोर्स डे मनाया जाता है वहां पे। और ओंग सांग और उनकी फोर्सेस ने अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया। तो आप देखिए बर्मा ने दूसरे विश्व युद्ध में क्या किया है। दूसरे विश्व युद्ध में पहले जापान के साथ दिया और जापान को बर्मा में घुसाया कि आइए हमारे देश में हम मिल के ब्रिटेन को भगाएंगे यहाँ से। फिर जब क्लियर हो गया कि जापान तो भाई हमें आज़ादी देने के मकसद से नहीं आया है, जापान तो अपने हित पूरे करने आया और बर्मा को अपनी कॉलोनी बनाएगा, तो इन्होंने जापान को खदेड़ने की कोशिश करी और ब्रिटेन का साथ दिया। तो ऑब्वियसली सही बात है, ओंग सांग एक ऐसे नेता थे जो चाहते थे कि कैसे भी करके बर्मा आज़ाद होना चाहिए, हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। न तो हमें हम जापान के हितैषी हैं, ना हम ब्रिटेन के हितैषी हैं, हमें तो आज़ादी चाहिए। तो फिर जापान ने उनको अपना वो बनाना चाहा गुलाम, तो उन्होंने जापान का विरोध करना शुरू कर दिया। फिर मई 1945 में जापान की फोर्सेस को पूरी तरह से खदेड़ा जा चुका था बर्मा से और बर्मा जो है वापस ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था। और इस ऑक्यूपेशन के दौरान तकरीबन 1,70,000 से 2.5 लाख सिविलियन मारे गए और
और कई एथनिक ग्रुप्स के बीच में भी यहाँ पे टेंशन्स हो गई, जैसे कारिन काचिनिन के बीच में जो ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार थे, और कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कि जापान के प्रतिवाद में बीच में हो गए थे। तो इन तरीके की चीज़ें हुई कि दिक्कतें आई कि जो पहले गलती कर दी थी बर्मा की ऑन सांग के साथ की, ऑन सांग और उनकी साथियों ने, कि जापान की मदद लेके, तो उस गलती को सुधारने के लिए इन्होंने अलाइड फोर्सेस का सहारा लिया। इनके कई लोग मारे गए, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने जापान से अपने देश को खाली करवा लिया और बर्मा जो है अगेन ब्रिटेन की ही कॉलोनी था। अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, ओंग सांग को ट्रायल, कई लोगों ने कहा कि ओंग सांग का ट्रायल होना चाहिए, ओंग सांग की वजह से इतने लोग मारे गए हैं, 1942 की किलिंग हुई है। लेकिन ओंग सांग की पॉपुलैरिटी को लॉर्ड माउंटबेटन जानते थे। लॉर्ड माउंटबेटन ऑब्वियसली उस समय भारत के वॉइस रॉय थे और यहाँ की भी वॉइस रॉय यही थे, यही संभाल रहे थे पूरी इस कॉलोनी को भी, बर्मा को भी। तो इन्होंने सोचा कि ओंग सांग को अपने साथ रखना जरूरी है, ओंग सांग एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, तो इसको किसी तरीके का पनिशमेंट देना सही नहीं होगा। फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर रेजिनाल्ड डॉर्मन स्मिथ ने जब वो वापस आया वॉर के बाद, तो उसने देश को रीबिल्ड करने की कोशिश करी और इंडिपेंडेंस की टॉक को डिले कर दिया। शुरुआत के समय में 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, तब आज़ादी देने की कोई ज़्यादा मंशा थी नहीं ब्रिटेन की, ना तो भारत को आज़ादी देने की थी, ना ही बर्मा को देने की थी, और ना बाकी कॉलोनीज की। लेकिन बाद में जब सरकार बदली और देश के हालात बदले और चीज़ें ऐसी हुई कि ब्रिटेन को दूसरे विश्व युद्ध में बड़ी चपेट लगी थी, पैसा बहुत लग गया था, बहुत पैसा लग गया था, और इन कॉलोनीज को मैनेज करने की पावर अब बची नहीं थी, तो उसके बाद आज़ादी तो देनी थी। तो फिर उसके बाद ओंग सांग ने इन चीज़ों का अपोज किया कि तुम हमारी इंडिपेंडेंस के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो फिर रीबिल्ड के बारे में करने लग गए और अपनी कॉलोनी समझने लग गए हमारे देश को। तो फिर उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हुई, इंटरनल डिसएग्रीमेंट हुए, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसे वो भी एक्सपेल हो गई यहाँ से 1946 में। फिर डॉर्मन स्मिथ जो है उसे सर ह्यूबर्ट राम्स नाम का एक व्यक्ति वो रिप्लेस करता है गवर्नर जनरल के रूप में। यहाँ पे पुलिस स्ट्राइक होती है, जनरल स्ट्राइक होती है, और उसके बाद ओंग सांग को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन कर लो और तुम अपने देश को चला पाओगे, तुम तो सरकार का पार्ट बन जाओगे। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाया गया ओंग सांग को, तो ये थोड़ी क्रेडिबल बन गई इनकी काउंसिल। ओंग सांग ने बर्मा की इंडिपेंडेंस के बारे में इनके साथ निगोशिएशंस किए, और ओंग सांग एटली एग्रीमेंट हुआ जनवरी 1947 में। एटली कौन था? ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री, जिसने भारत की आज़ादी के एग्रीमेंट पे भी उसी ने साइन किया था, और ओंग सांग के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था बर्मा की आज़ादी का, वो भी इसी ने साइन किया था। तो जनवरी 1947 में एग्रीमेंट हुआ, और ओंग सांग ने एग्रीमेंट के बाद जो माइनॉरिटी थी, एथनिक माइनॉरिटीज थी, उनके साथ भी एक कॉन्फ्रेंस करी, उनको यूनिफाई करने की बात करी, और इसकी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए इसकी जो पार्टी थी वो जीत गई, ओंग सांग की पार्टी जीत गई। ओंग सांग ने उसके कई मिनिस्टर्स के साथ, बट बाद में क्या हुआ, 1947 के इलेक्शन तो जीत गई, लेकिन जुलाई 1947 में ओंग सांग और उनके कई साथ के मिनिस्टर्स को असैसिनेट कर दिया गया, जिसे मार्टर डे के रूप में मनाया जाता है आज के समय। तो ऑब्वियसली जैसा भारत में हुआ वैसा, जैसे भारत में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ, इतना बड़े पॉलिटिकल लीडर के रूप में थे, जान जाते थे, बहुत पॉपुलर थे, उसी तरह से ओंग सांग जो है वो बर्मा में बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन बाद में उनका भी असैसिनेशन हुआ। वही एथनिकल डिसएग्रीमेंट्स और माइनॉरिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसकी वजह से ओंग सांग का यहाँ पे असैसिनेशन हुआ। उसके बाद क्या होता है, ताकसिन नो जो है उन्होंने नई गवर्नमेंट बनाई। बर्मा जो है 4 जनवरी 1948 को पूरी तरीके से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो देश की आज़ादी से पहले ही ओंग सांग जो है उनका असैसिनेशन हो चुका था, लेकिन उसके बाद बना बर्मा एक इंडिपेंडेंट कंट्री। अब इंडिपेंडेंट म्यांमार का इतिहास भी जान लेते हैं, थोड़ा कोशिश करेंगे कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें, लेकिन फिर भी चीज़ों को जानते हैं। 1948 से 62 के बीच में क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। आज़ादी के तुरंत बाद ही एक सिविल वॉर शुरू होगा, किसके बीच में, यहाँ पे कम्युनिस्ट, कारेन, अदर रिबेल ग्रुप सब जो है वो लड़ रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, और गवर्नमेंट को अलग अलग रीजंस की वजह से टारगेट कर रहे थे। एथनिकल अलग इश्यूज थे, किसी के किसी तरीके के इश्यूज थे, कोई जो है इकोनॉमिक इश्यूज थे, अलग अलग तरीके के पॉलिसी इश्यूज थे, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंसेस की वजह से सिविल वॉर हो गया। चाइनीज नेशनल पार्टी ने सम एरिया जो थे उनको नॉर्दर्न बर्मा के उनको कंट्रोल कर लिया, और जिसकी वजह से आगे चल के क्या हुआ, साथ ही सोच हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ। उस दौरान 1949 में क्या हुआ था,
चाइनीज सिविल वॉर का अंत हुआ था। चाइनीज सिविल वॉर में कौन जीता था? कम्युनिस्ट पार्टी जीती थी, जिसका लीडर था माओ जेडोंग। तो ये जो पूरा चाइना था ये किसके कंट्रोल में आ गया? कम्युनिस्ट पार्टी के। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, कुछ नॉर्दर्न बर्मा का हिस्सा है उसे कैप्चर कर लिया था। तो ये सब चीजें उस समय चल रही थी, सिविल वॉर चल रहा था। और बर्मा जो है उस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो न्यूट्रल ही था, किसी तरीके की अलायंस बनाना नहीं चाहता था बर्मा उस समय कि भाई इसकी तरफ चल जाओ, कोई अलग अलग ग्रुप बना लो, ये सब चीज़ें उसकी नहीं थी। इसराइल और रिपब्लिक ऑफ चाइना को भी रिकॉग्नाइज तुरंत कर दिया था, उनके अर्लीस्ट टाइम पे ही रिकॉग्नाइज कर दिया था। इसराइल को बहुत सारे दुनिया भर के देश जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन बर्मा ने कर दिया था। साल 1958 में इकोनॉमी तो इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अनस्टेबल थी। मेन पॉलिटिकल पार्टी जो थी AFPFL, ये दो भागों में बट गई, दो फ्रैक्शंस में बट गई। पॉलिटिकल स्थिति इतनी अनस्टेबल थी कि यून्यू जो थे, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नी विन जो थे, जो जर्नल थे, उनको बुलाया, आर्मी चीफ को बुलाया और कहा कि देश का कंट्रोल करो, स्टेबलाइज करो। तो ये नी विन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और ये आगे चल के डिक्टेटर भी बनेगा। इसका देखिए कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इस व्यक्ति को पहले काम दिया गया। तो नी विन ने सबसे पहले तो केयर टेकर गवर्नमेंट चलाई, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया। उसके बाद वापस इलेक्शन करवाए 1960 में, जिसमें यूनू की जो पार्टी है वो जीत गई, बड़े मार्जिन से जीत गई। लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस अभी भी कंटिन्यू थी। शाह फेडरेशन जो थी, शान ग्रुप जो था, एक एथनिकल ग्रुप, ये अपना मूवमेंट चला रहा था। इनका मकसद था मोर रीजनल ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहे थे ये लोग। जैसे भारत में भी आपको पता है कि कई मूवमेंट्स ऐसे हुए थे कि भारत में जैसे भाषा के आधार पर अलग स्टेट्स की डिमांड हो रही थी देश की आज़ादी के बाद, अलग अलग तरीके की। वैसे ही हर देश के अपने इश्यूज होते हैं, तो इनके अलग अलग इश्यूज थे, उसकी वजह से लोग लड़ रहे थे। फिर आगे चल के शान लीडर्स के साथ, जो कई शान लीडर्स को यहाँ से निकाल दिया गया था और उनको पेंशन देने के लिए पेंशन दे दी और कह दिया कि तुम अब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहोगे। इस तरीके की चीज़ें हुई, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो सफल हुई नहीं। साल 1962 में जनरल नी विन ने एक मिलिट्री क्यू किया, मिलिट्री coup यानी तख्ता पलट किया, और तख्ता पलट करके यूनू की जो गवर्नमेंट थी इसको हटा दिया। कई लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और जिन लोगों ने इस तख्ता पलट का विरोध किया उनके आंदोलनों को वायलेंटली सप्रेस किया गया। 1962 के जुलाई महीने में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, जिसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मारा गया और स्टूडेंट्स की यूनियन बिल्डिंग तक को जला दिया गया, उनको ब्लो कर दिया गया, मतलब बॉम्ब से उड़ा दिया गया। इस तरीके की चीज़ें हुई नी विन के समय पे। नी विन डिक्टेटर बना। नी विन के बारे में देख लेते हैं। ये नी विन था, सोशलिस्ट था लेकिन डिक्टेटर था। इसने सोशलिस्ट स्टेट बनाया लेकिन साथ में इसको आइसोलेट कर दिया। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया और सारा फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे किया, एग्रीकल्चर पे नहीं किया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के इश्यूज आए, कुछ खाने पीने की समस्या आई कुछ। और नी विन और उसके मिलिट्री काउंसिल जो है वो 1972 में रिटायर हो गया, लेकिन उसने एक पार्टी बना ली आगे चल के, सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी BSSP, और उसके थ्रू वो देश को कंट्रोल करने लग गया। वो प्रेसिडेंट बन गया एक तरीके से। उसने 1974 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया और नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वन पार्टी सिस्टम वाला बनाया, और वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना का है वैसे ही बनाया उसने। और नी विन जो है वो एक प्रेसिडेंट बन गया, उसका वन पार्टी सिस्टम के हिसाब से प्रेसिडेंट भी बन गया, उसकी पार्टी जीत भी गई हेरा फेरी करके, ठीक है। उसी साल वर्कर्स की स्ट्राइक हुई। प्रोटेस्टर्स ने फूड शॉर्टेज को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, करप्शन को लेकर स्ट्राइक करी, जिसका मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ वायलेंटली, काफ़ी लोगों को यहाँ पे मारा गया। और जो प्रोटेस्टर्स है उसमें कई लोगों को, कई पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में डाल दिया गया। और यू टांग जो कि फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, उनको भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आल्सो ब्रोक आउट द आफ्टर द, हाँ, ये जो उनका फ्यूनरल हुआ यू टांग का, वहाँ पे भी कई लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रखे थे, तो वहाँ पे भी कई लोगों को टारगेट किया गया। तो 1976 में 100 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया जो पीसफुली, ताकि इनको आर्डन होमाइंग एक नेशनलिस्ट लीडर थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, ऑनर दे रहे थे, तो उनको टारगेट किया गया। उसके बाद नी विन को असैसिनेट करने का एक प्लॉट किया गया यंग ऑफिसर्स के द्वारा कि इसको मार देते हैं क्योंकि ये आदमी देश के लिए खतरा है, ये आदमी डिक्टेटर है। तो ये पता जब चल गया नी विन को, तो उन सभी यंग ऑफिसर्स को, कंस्पिरेटर्स जो थे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये वो दौर चल रहा था जिसमें नी विन की डिक्टेटरशिप चल रही थी। फिर 1978 में, 62 से 88 के बीच में दौर जान रहे हैं, तो 1978 में क्या हुआ, एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ रोहिंग्याज के खिलाफ, रोहिंग्याज मुस्लिम के खिलाफ। आपको पता है 2016-17 में भी म्यांमार के इस रखाइन स्टेट में एक बड़ा मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ था, जिसमें यहाँ की मिलिट्री ने
रोहिंग्याज मुस्लिम्स जो कि म्यांमार की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको टारगेट किया गया था और तकरीबन 1 मिलियन लोगों को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा था और वो बांग्लादेश की तरफ भागे थे और रिफ्यूजी क्राइसिस बन गया था। बांग्लादेश को भी वैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था जैसा कि भारत को करना पड़ा था साल 1971 में, क्योंकि उस समय बांग्लादेश से 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो भारत की तरफ भाग के आ गए थे रिफ्यूजी बन के। क्यों? क्योंकि उस समय वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, जो कि ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, यहाँ पे अपने एट्रोसिटीज कर रहा था। ऐसी ही एट्रोसिटीज, ऐसे ही जो क्या बोलते हैं शोषण वाला काम जो है म्यांमार की आर्मी रोहिंग्या मुस्लिम के खिलाफ रखाइन स्टेट में कर रही थी। 1978 में भी हुआ, ये 2016 में भी हुआ। तो अराकान वाला जो रीजन है इसमें से तकरीबन 2.5 लाख लोगों को बांग्लादेश उस दौर में भागना पड़ा। ये 1978 की बात है। 2016 में तो इससे भी ज्यादा लोगों को भागना पड़ा था। यूनो जो था, जिसे 1966 में जेल से रिहा कर दिया गया, जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पार्टी पीडीपी बनाई थी और वो थाईलैंड चले गए। वहां से उन्होंने रिबेलियन लॉन्च किया 1972 के बीच से 78 के बीच में, लेकिन उनको ज्यादा सफलता हासिल हुई नहीं। फिर आफ्टरवर्ड यूनू जो थाईलैंड बैठे थे उस समय, उन्होंने क्या किया, रिबेल लीडर्स के साथ मिलकर बर्मा में वो 1980 में लौट के आते हैं, एमनेस्टी के बाद जब उनको एमनेस्टी दी जाती है। नीविन ने एक पीस टॉक करी सभी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ मिलके कि अब तुम क्या चाहते हो मुझे बता दो। तो ये लोग जो चाहते थे नीविन को सबसे पहले तो तख्त से उठाना चाहते थे कि तुम्हारी डिक्टेटरशिप खत्म हो, वो व्यक्ति चाहता नहीं था। वन पार्टी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, वो सब चीजें हुई नहीं। तो एग्रीमेंट यहाँ पे हो नहीं पाए, जिसकी वजह से स्थिति जो है वो वैसी ही रही, गड़बड़ी रही। फिर 1980 के दशक में एक क्राइसिस आई, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई 1980 के दशक में, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी प्राइस जो है वो फॉल कर गई थी और जो है इन पे डेब्ट जो है वो देश पे बढ़ गया था। तो इसकी वजह से 1988 में एक अपराइजिंग हुई, बड़े स्तर पे अपराइजिंग हुई। तो 1987 में पहले नीविन जो है, जो कंट्री का अभी भी सबसे पावरफुल लीडर था, उसने अचानक से बैंक नोट जो है उनको कैंसिल कर दिया, मतलब नोटबंदी कर दी यहाँ पे। तो उसकी वजह से लोगों की जो सेविंग्स थी वो भी वाइप आउट हो गई। और जब नोटबंदी होती है, आपको तो पता है, हम तो 2016 में नोटबंदी देख चुके हैं। तो नोटबंदी के बाद एक बार के लिए किस तरीके का माहौल हो जाता है, देश की इकोनॉमी पे कितना असर पड़ता है, उसका क्या चीजें होती हैं। तो नेविन ने तो ये सब चीजें करनी सुपरस्टिशंस की वजह से करी थी कि यहाँ का जो ये लीडर था, ये डिक्टेटर था, इसने अपने अंधविश्वासों की वजह से नोटबंदी करवाई थी। ये बात सोचिए, जिसकी वजह से सिचुएशन कितनी भयावह हो गई, कितनी वर्सन हो गई। यूनाइटेड नेशन ने उस समय 1987-88 में बर्मा को दुनिया के सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक बताया था। तो ये चीज उस दौर में हो रही थी। इस समय जो डिक्टेटरशिप चल रही थी नेविन की, वो कंटिन्यू चलती रही। फिर उसके बाद 1988 में बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हुए, जिनको 8888 प्रोटेस्ट अपराइजिंग कहा जाता है। तो ये अपराइजिंग जो हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पे उतरे, सरकार का विरोध किया, नीविन का विरोध किया और मिलिट्री तख्तापलट का विरोध करके उन्होंने कहा कि हमें एक नई गवर्नमेंट चाहिए, जिसका रिस्पॉन्ड किया मिलिट्री ने क्रैकडाउन करके तकरीबन 3000 लोगों को यहाँ पे मार दिया गया। और 1988 में मिलिट्री ने जनरल शाह मोंग की लीडरशिप में एक और तख्तापलट किया। ये तख्तापलट करने का मकसद था कि पुराने व्यक्ति को हटाना और नए मिलिट्री लीडर को यहाँ पे लेके आना। तो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसने हटा दिया, नया मार्शल लॉ यहाँ पे लगा दिया, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल इसने फॉर्म कर दी। फिर 1989 में इसने द मिलिट्री क्लेम दैट द प्रोटेस्टर्स वर लेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। तो प्रोटेस्टर्स के ऊपर ये आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट पार्टी और बर्मा जो सीपीबी है वो इनको भड़का रही है, वही उसके ऊपर सारी चीजें डाल दी गई, उसको बलि का बकरा बनाया गया, जिसकी वजह से सीपीबी को अपने ही देश में रिबेलियंस का सामना करना पड़ा। एथनिक ग्रुप्स जो है वो उनका उसका विरोध करने लग गए और कई लोगों ने इसको टारगेट किया, जिसकी वजह से कई जो सीपीबी के लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी और बर्मा के लोग थे, उनको चाइना भागना पड़ा। फिर 1989 में मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी उसने देश का नाम बर्मा कर दिया, ना बर्मा से म्यांमार कर दिया, सॉरी बर्मा तो था ही पहले। 1990 में इलेक्शंस हुए। अब म्यांमार का मतलब क्या, म्यांमार नाम क्यों रखा? म्यांमार नाम रखा गया था क्योंकि यहाँ का जो म्यांमा एक कम्युनिटी हुआ करती थी, एक एथनिक मेजोरिटी ग्रुप था जो पहले बामार कहलाता था। मैंने आपको बामार किंगडम के बारे में बताया भी है, पैगन किंगडम जो था उन बामार लोगों का ही था। तो ये बामार जो है इसी से म्यांमा बना और म्यांमा से ही बना म्यांमार। और म्यांमार का एक और मतलब भी होता है म्यान प्लस मार, यानी म्यान मतलब फास्ट और मार मतलब स्ट्रॉन्ग। तो क्विक एंड स्ट्रॉन्ग लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला नाम है। तो वो लोग जो स्ट्रॉन्ग हैं उनका देश म्यांमार। तो इस समय क्या हो रहा था, अब इस दौरान 1990 में इलेक्शंस करवाए गए, जिसमें नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेसी, एनएलडी जो है, जिसको आंग सान सूची नाम की एक लीडर जो है वो लीड कर रही थी। आंग सान सूची, जिनको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं। अब तो इनको जेल में डाल रखा है। आंग सान सूची को नोबेल पीस पुरस्कार विजेता है ये, और म्यांमार में इनकी सरकार थी 2021 में। जेल में है या किसी दूसरे देश में है, अभी मैं क्लियरली श्योर नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आंग सान सूची जो है, इनको नोबेल पीस पुरस्कार विजेता थी, इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर बना हुआ था, ये सब चीजें चली हुई थी। फिर जनरल थान सोएंडे, जो कि जनरल थे, मिलिट्री लीडर थे, इन्होंने 1992 में कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस कम करे, और कंट्रोल अभी भी देश के ऊपर मिलिट्री का ही था। इंसर्जेंसी कंटिन्यू थी कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगहों पे सीज फायर हुआ, ये सब चीजें चल रही थी। फिर 1997 में मिलिट्री रिजीम ने इसका नाम चेंज कर दिया। अपने देश की जो मिलिट्री रिजीम थी, मिलिट्री हुकूमत थी, उसका नाम चेंज करके स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल कर दिया, एसपीडीसी कर दिया। नाम तो ये रख दिया, हालांकि उससे नाम से बदलने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। तो वो बात है ना कि चाची का नाम चाचा रख लेने से वो आदमी थोड़ी बन जाएगा, तो वही बात हो गई। तो ये वो मेल थोड़ी बन जाएगा, बेसिकली यही बात है ना। तो ये इन्होंने स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल बना के क्या कर दिया था, नाम बदला था और कुछ बदला नहीं था। ह्यूमन राइट्स अब्यूज अभी भी हो रहे थे, सैंक्शंस लगाए इसकी वजह से यूएसए ने और ईयू ने बर्मा के ऊपर। देश वैसे ही दबा हुआ था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखे थे, देश की स्थिति गड़बड़ होती रही। फिर आंग सान सूची को रिपीटेडली हाउस अरेस्ट में रखा गया। 2003 में एक नया रोड मैप बनाया गया डेमोक्रेसी की तरफ जाने का, कि हम डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे स्लोली, ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर 2006 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलिट्री को प्रोसिक्यूट किया फोर्स लेबर के लिए, कहा कि ये फोर्स लेबर करवाते हैं यहाँ के लोगों से, वो सब चीज़ें, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। 2007 में प्रोटेस्टर्स ने एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट करे, जिसमें सडनली फ्यूल प्राइस जब बढ़ गए थे, देश की सरकार ने फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए थे, उसकी वजह से काफ़ी बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हुए, जिसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं उन्होंने इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। और उसकी वजह से सरकार यानी मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी इसकी, उसने वायलेंटली क्रैकडाउन किया 26 सितंबर को, जिसमें कई लोगों को मारा और कई लोगों को जेलों में डाल दिया। इसको सैफरॉन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो प्रोटेस्टर्स थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और इन्होंने ये रिवॉल्यूशन किया था। फिर 2008 में मिलिट्री ने एक रेफरेंडम करवाया और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने के लिए रेफरेंडम करवाया, कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, उसके लिए रेफरेंडम करवा दिया पूरे देश में कि नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो, बताओ तो लिखेंगे। लेकिन रेफरेंडम करने का मतलब क्या, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, वो लोग किस तरीके का लिखेंगे उस पर बात आती है ना, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई। फिर उसके बाद 2008 में ही साइक्लोन नरगिस आ गया। नरगिस साइक्लोन एक बहुत बड़ा साइक्लोन था बे ऑफ बंगाल में, जो कि म्यांमार को हिट करता है। ये बड़ा साइक्लोन था म्यांमार के इतिहास का। तो इस म्यांमार के इसमें तकरीबन बहुत सारे लोग मारे गए। देखिए इसमें 14,60,000 तकरीबन 1,46,000 लोग मारे गए और 54,000 के आसपास लोग मिसिंग हो गए। 10 बिलियन से ज़्यादा इसका नुकसान हुआ। तो ये इतना बड़ा नुकसान था, तकरीबन इतने लोग यहाँ पे मारने की वजह से मिलिट्री गवर्नमेंट ने ज़्यादा लोगों की मदद करी नहीं, और इसकी वजह से इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। कई लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करे। फिर 2011-12 में म्यांमार की गवर्नमेंट ने कुछ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करे और उन्होंने आंग सान सूची को हाउस अरेस्ट से रिलीज़ कर दिया। उसके बाद कहा कि अब हम चुनाव कराएंगे। 2014 में एशियान का जो समिट हुआ उसमें चेयरमैनशिप करी म्यांमार ने, चेयर म्यांमार ने संभाली। मतलब उसका हर बार चेयरमैन अलग होता है ना, अलग देश चेयरिंग करता है उसकी। तो 10 देश हैं उसमें, म्यांमार ने 2014 को संभाला। उसके बाद कई यूएस ऑफिशियल्स ने भी विजिट करी, इंक्लूडिंग उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी म्यांमार की विजिट करी। और बाद में आंग सान सूची की पार्टी जो है 2012 में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है वो कई सारी सीटें जीत जाती है बाई इलेक्शंस में। फिर 2015 में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें एनएलडी जो है वो मेजोरिटी ऑफ सीटें जीत जाती हैं, और इंसर्जेंट्स ग्रुप जो है उनके खिलाफ जितने भी जो ग्रुप है उनमें ये पार्टी जीत जाती है। फिर ये सब चीज़ें चलती हैं कि म्यांमार की नॉन मिलिट्री प्रेसिडेंट बनती है। 1962 के बाद पहली बार हिनसिंग क्वांग पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। हिटिंग क्वांग ये जो एनएलडी के मेंबर थे। आंग सान सूची जो है वो स्टेट काउंसलर बनती हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के जैसा ही रोल होता है ऑब्वियसली यहाँ पे। डिस्पाइट होप की एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, डेमोक्रेसी बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे कई पॉलिटिकल टर्मोइल्स होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से की और एडवाइजर कोनी को 2017 में असैसिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है।
और चीज़ें फिर से बिगड़ती हुई नजर आती है। 2016 में 2015 में एक बार ऐसा लगा था कि म्यांमार अब डेमोक्रेसी की तरफ जाएगा और अब स्थिति बेहतर होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2016-17 में एक बहुत बड़ा मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ, जो कि यहाँ का माइनॉरिटी ग्रुप था। इसमें से करीब 1 मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को भागना पड़ा अपनी जान बचा के बांग्लादेश की तरफ। तो ये एक बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ। जब माइनॉरिटी को टारगेट किया गया तो इसके म्यांमार के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगे, ये चीज़ें हुई, लेकिन चीज़ें सही नहीं हुई। फिर नवंबर 2020 के इलेक्शन में आंग सान सूची की सरकार जो है वो फिर से जीत जाती है, मेजोरिटी उसी के पास आती है, और मिलिट्री की जो प्रॉक्सी पार्टी होती है उसको सिर्फ 33 सीट जीत मिलती है। लेकिन फरवरी 2021 के 1 तारीख को म्यांमार की मिलिट्री ने, जिसको टामांगडाउन कहा जाता है, इसने आंग सान सूची को डिटेन कर दिया और बाकी गवर्नमेंट लीडर्स जो थे उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया और स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और पावर जो है वो मिलिट्री चीफ मिन ऑन्ग अलियांग के पास चली गई। अब ये व्यक्ति जो है ये मिलिट्री लीडर बना और नेशनल वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया इसके खिलाफ, क्योंकि चुनी हुई सरकार को हटा के और एक मिलिट्री coup कर दिया गया तो लोग तो विरोध करेंगे ही। तो इनकी सरकार थी आंग सान सूची की और इसकी जगह ये व्यक्ति आ गया, मिलिट्री लीडर बन गया देश का, और देश भर में हिंसा चल रही है और तब से सिविल वॉर ही चल रहा है देश में। फरवरी से लेके 2021 से अभी 2024 चल रहा है, आपको पता है सितंबर चल रहा है, 4 साल ऑलमोस्ट हो गए और इतना लंबे समय तक ये सिविल वॉर चल रहा है। काफ़ी लोग मारे गए। मार्च 26 तक ही तकरीबन 3000 लोगों को डिटेन कर दिया गया था। उसी महीने 423 प्रोटेस्टर्स को यहाँ पे मार दिया गया था। उसके बाद इस स्थिति की वजह से पिछले 4 सालों में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग म्यांमार के इधर से डिस्प्लेस हो गए हैं। 40,000 से ज़्यादा लोगों को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। और ये वॉर जब से इंटेंसिफाई हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने आप को अलाइड कर लिया। उन्होंने एक ग्रुप बनाया नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG, और ये क्या कर रहे हैं, मिलिट्री अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए उनके खिलाफ वॉर लड़ रहे हैं। 4 सालों से कोई ऐसा साइन नज़र आ नहीं रहा है कि अभी स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने वाली दिख नहीं रही है। यहाँ पे कई लोकल फोर्सेज जो हैं, लीडर्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। रखाइन स्टेट, कायन स्टेट, संगाइन रीजन, इन जो बॉर्डर रीजन है मणिपुर और अलग अलग क्षेत्र, मिजोरम के क्षेत्रों के, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स के कंट्रोल हो चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि ये तो ग्रीन वाला जो क्षेत्र है, जो देश का मेजोरिटी पार्ट है, यहाँ पे तो इनकी मिलिट्री का कंट्रोल है, जिसे कहा जाता है तटमाडाओ। यहाँ पे कुछ पीपल्स डिफेंस फोर्सेज है जो रेड कलर में नजर आ रहे हैं, इनके पास भी है। फिर आर्म फोर्स, अलग अलग जो ग्रुप नजर आ रहे हैं, अरकान आर्मी के पास कुछ क्षेत्र है, किसी के पास चिन रेसिस्टेंस, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं देश भर में। आप देख रहे हैं दर्जनों ग्रुप बने हुए हैं जो अपने अपने मोटिव्स के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, सिविल वॉर लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, अपने अपने मीन्स को हासिल करना चाहते हैं। इनका क्षेत्र देखिए कितना, कोई ग्रीन, रेड, येलो, कितने कलर्स में आपको ये जो लोग नजर आ रहे हैं, अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग पर्पज से लोग लड़ रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि म्यांमार की सिचुएशन कैसी है, कि लार्जली रेजिस्टेंस लोगों के कंट्रोल में, रेजिस्ट करने वाले मिलिट्री के खिलाफ वाले लोगों के पास अपर वर्मा का ज़्यादा कंट्रोल है। लार्जली जो मिलिट्री के जुंटा के कंट्रोल में है वो ये वाला हिस्सा पूरा इनके कंट्रोल में है। तो देश की स्थिति पिछले 4 साल से बेहतर नहीं हो रही है। और आप देख रहे हैं कि कितने सारे तो यहाँ पे बैटल लड़े जा रहे हैं। ऑपरेशन 10727 हुआ था पिछले साल अक्टूबर महीने में, इसमें कई लोगों को टारगेट किया गया था। ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये पिछले 4 सालों से म्यांमार की स्थिति है, और ये स्थिति कब ठीक होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आपको म्यांमार का इतिहास पता चला होगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड से मॉडर्न पीरियड तक हमने जाना। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की प्रीमियम क्लासेस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उन वीडियोज़ के नोट्स, वीडियोज़ एंड उनसे रिलेटेड टेस्ट भी मुहैया कराए जाते हैं। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो उसका मोस्ट वेलकम है। एंड आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।